सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ इंडियस 23 बोरिंग कॉस्ट। ये इंडियस क्या कहता है? एज पर दिस इंडियस, अगर कोई कंपनी लोन ले रही है फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग या मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, तो उस लोन पे जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट की अमाउंट को, यानी कि जो बोरिंग कॉस्ट है, इसको हम एसेट की अमाउंट में कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसकी कोई सर्टेन कंडीशंस है, बट इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं इफ दिस एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, ये इस इंडियस का स्कोप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। एक बेसिक सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एसेट होता है, क्वालिफाइंग एसेट इज अ एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। यानी कोई ऐसा एसेट जिसको रेडी करने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। रेडी किस चीज़ के लिए? फॉर द इंटेंडेड यूज और सेल। जो भी मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि हम उस एसेट से काम निकलवाना चाहते हैं या उस एसेट को बेचना चाहते हैं इस कंडीशन में, उस चीज़ को रेडी करने के लिए जितना भी अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो वो हो जाता है अपना क्वालिफाइंग एसेट। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये इस इंडियस ने कभी डिफाइन करा ही नहीं। तो ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम किसको वो कंसिडर करेंगे। नॉर्मली 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लेते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या आते हैं? इन्वेंट्रीज आ जाएगी, कोई पावर जनरेशन फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स, बीरर प्लांट्स। कहने का मतलब इसमें हो गई प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आ गए, अपनी इंटेंजिबल एसेट्स आ गए, इन्वेंट्रीज आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई, एक्सेट्रा। कोई भी एसेट्स आ सकते हैं, बट क्या नहीं आएगा ये ज़रूरी है, ऐसी इन्वेंट्रीज जो लार्ज क्वांटिटीज में बन रही है, वो भी रिपीटेटिव बेसिस पे, यानी बल्क में उसकी प्रोडक्शन हो रही है और वो रिपीटेटिव हो रही है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ क्वालिफाइंग एसेट। मतलब ये हमारा रोज का काम है, एक तो रिपीटेटिव बेसिस में हो रही है, भले ही इसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाए, बट अगर लार्ज क्वांटिटीज में कोई इन्वेंट्री बन रही है, ये हमारा पार्ट नहीं बनेगी क्वालिफाइंग एसेट का। तो इसको बनाने के लिए अगर कोई बोरिंग कॉस्ट लग रही है, उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते इसमें। दूसरा है एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड। अगर कोई एसेट हमने एक्वायर करा है और जब हमने उसको खरीदा है तभी वो रेडी है अपने हमारे इंटेंडेड यूज और सेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीन खरीदी है और हम सोच रहे हैं कि उस मशीन से हम प्रोडक्ट ए बनाएंगे। अब हमने मार्केट से जब वो मशीन खरीदी, वो फुल्ली इस काम के लिए कस्टमाइज थी कि प्रोडक्ट ए बन सकता है। मतलब हमने मार्केट जाके मशीन खरीदी और हम उसी वक्त प्रोडक्ट ए बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी हमारा इंटेंशन फॉर यूज़ फॉर सेल, या जो भी हमारी यूज़ इंटेंशन था इस मशीन को यूज़ करने का, वो रेडी है, रेडी टू यूज़ द मशीन। तो इस मशीन को लेने के लिए, अगर खरीदने के लिए हमने कोई लोन लिया है, तो उस लोन की अमाउंट, बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंप्यूटर खरीदना है, एक लैपटॉप खरीदना है और हमारा पर्पस है हिंस इस लैपटॉप में हम क्या कहते हैं, फेसबुक चलाएंगे और कुछ काम नहीं है, बस हम इस पर फेसबुक चलाएंगे। तो जैसे ही हम ये लैपटॉप खरीदेंगे, ये रेडी है कि इस पे हम कुछ भी फेसबुक चला सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी कोई बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, मतलब इसको रेडी करने के लिए कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा, ये रेडी है, रेडी टू यूज़ अ प्रोडक्ट। और तीसरा फाइनेंशियल एसेट्स, इसको भी हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, ये तो हम हो गया हमारा क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड। एक चीज़ और छोटी सी, फिर उसके बाद चलते हैं अपनी इलस्ट्रेशंस पे। एक ये वाला पैरा, ये कहता है द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू। ये इंडेस 23 की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, लगानी ज़रूरी नहीं है अगर हमारा क्वालिफाइंग एसेट फेयर वैल्यू पे है, या जो हमारी इन्वेंट्रीज है, ये तो हमने देख लिया था, लार्ज क्वांटिटीज में बनती है और रिपीटेटिव बेसिस पे। तो एक ये, अगर हमारा क्वालिफाइंग एसेट फेयर वैल्यू पे है तो इंडेस 23 लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इंडेस 23 नहीं लगेगा। और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम डिस्कशन के लिए, एक सेकेंड, हाँ, क्वालिफाइंग एसिड भी हमने देख लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा और 12 मंथ्स और मोर में हम कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडियस 23 डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडेंस की सब्सटेंशियल पीरियड क्या है। ठीक है, इतने से डिस्कशन के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1।
A company deals in production of dairy products. It prepares and sells various milk products like ghee, butter, and cheese. The company borrowed funds from bank for the manufacturing operation. The cheese takes substantial longer period to get ready for sale. State whether the borrowing cost incurred to finance the production of inventories, यानी कि चीज that have a long production period be capitalized. देखो, एक डेयरी कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें से एक प्रोडक्ट है चीज़ जो सब्सटेंशियल लॉन्गर पीरियड लेता है, तो ये अपना एक क्वालिफाइंग एसेट तो बन सकता है क्योंकि सब्सटेंशियल लॉन्गर पीरियड ले रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है. बट इन्वेंट्री है, चीज़ है, लार्ज क्वांटिटीज में बनती होगी, रेपिटेटिव प्रोसेस है, इस वजह से ये हमने ऊपर देखा था कि ये क्वालिफाइंग एसेट में नहीं आएगी और इसमें इसको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए. ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला कि एक सेकेंड, जनरल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड, इसका मतलब इसमें अप्लाई तो हो सकती है, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई के लिए क्वालिफाई भी कर रही है क्योंकि ये अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है चीज़ तो वो एक क्वालिफाइंग एसिड है, बट करना ज़रूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, तो इसको हम छोड़ देंगे कि करेंगे ही नहीं, इस पर ज़रूरी नहीं है तो करेंगे क्यों. ठीक है, आंसर बढ़ते हैं. Ind AS 23 does not require the capitalization of borrowing cost for inventories that are manufactured in large quantities on a repetitive basis. However, interest capitalization is permitted as long as the production cycle takes a substantial period of time as with cheese. ठीक है, required तो नहीं है बट permitted है कि कर सकते हैं. वही एक घुमा फिरा के दोनों चीज़ें इसमें बता दी थ्योरी में और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कि रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये अपनी ले रही है लार्ज क्वांटिटीज में रेपिटेटिव बेसिस है, बट सिंस इट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम it is permitted to capitalize the interest. Second question, illustration 2. A company is in the process of developing a computer software, एक intangible asset है. The asset has been qualified for recognition purpose. However, the development of computer software will take substantial period of time to complete. एक ये qualifying asset है, of course it is a qualifying asset. ठीक है, क्योंकि इसके लिए लोन लिया है, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, डेवलपिंग में है, qualified for recognition person, development will take substantial period of time, substantial period लगेगा. Evaluate whether computer software can be termed as a qualifying asset under Ind AS 23. Of course it is a qualifying asset. Analyze whether management intention should be considered for assessment of the asset as qualifying asset. मैनेजमेंट की इंटेंशन देखेंगे कि नहीं, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की इंटेंशन देखेंगे. रीज़न मीन हो सकता है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि इसको विद इन हम 3 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर देंगे तो सब्सटेंशियल पीरियड ना लगे, ठीक है, या इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे उस पर भी डिपेंड करता है. तो मैनेजमेंट की इंटेंशन इज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैनेजमेंट की इंटेंशन ही है जो बताएगी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है कि नहीं इसे. सॉल्यूशन पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या पूछा था इसने कि ये क्वालिफाइंग एसिड है कि नहीं, तो येस, एन इंटेंजिबल एसिड दैट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इज अ क्वालिफाइंग एसिड. This would be the case for any internally generated computer software in the development phase when it takes a substantial period of time to complete. दूसरे मैनेजमेंट इंटेंशन में क्या कहते हैं, मैनेजमेंट शुड असेस वेदर एन एसेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल. द एसेट माइट बी अ क्वालिफाइंग एसेट डिपेंडिंग ऑन हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू यूज इट. ये हमने ऊपर देखा था, अगर कोई एसेट अगर हम कोई एक्वायर करते हैं और वो रेडी है, रेडी टू यूज़ है, रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़, तो वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं है. तो ये मैनेजमेंट की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि जो हम एसिड खरीद रहे हैं वो उसके हिसाब से रेडी है कि नहीं. तो वेदर एन एसिड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ये मैनेजमेंट की एक जजमेंट पे डिपेंड करता है. द एसिड माइट बी अ क्वालिफाइंग डिपेंडिंग ऑन हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू यूज इट. ठीक है, एग्जाम्पल दिया, वैसे एग्जाम्पल का लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में खत्म कहानी. इलिस्ट्रेशन 3 देखते हैं. A telecom company has acquired a 3G license. ठीक है, the license could be sold or licensed to a third party. However, management intends to use it to operate a wireless network. Development of the network starts when the license is acquired. Identify whether the borrowing cost on the acquisition of 3G license to be capitalized until the network is ready for its intended use. क्या कहता है, कंपनी ने एक लाइसेंस खरीदा है, उस लाइसेंस को हम मार्केट में आज के दिन बेच भी सकते हैं या किसी और थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, बट मैनेजमेंट ऐसा करना नहीं चाहती. मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि हम एक वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे
और उसमें ये लाइसेंस हमारा काम आएगा, ठीक है। और इस नेटवर्क को बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है और डेवलपमेंट स्टार्ट्स व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड। तो इसको हम लाइसेंस को क्वालिफाइंग एसिड बनाएंगे और इस पे जो भी हमने लोन लिया है इसको बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। रीज़न मीन मैनेजमेंट की इंटेंशन है किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए, और वो अभी लाइसेंस इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है क्योंकि अभी तक नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो लाइसेंस वुड टेक टाइम टू गेट रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज़, तो इसलिए तब तक की इसकी अमाउंट को हम कैपिटलाइज करेंगे बोरिंग कॉस्ट को। आंसर पढ़ते हैं। द लाइसेंस हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली एक्वायर्ड टू ऑपरेट द वायरलेस नेटवर्क। लाइसेंस हमने खरीदा ही इसलिए ताकि हम वायरलेस नेटवर्क को ऑपरेट कर सके। द फैक्ट दैट द लाइसेंस कैन बी यूज्ड और लाइसेंस्ड टू अ थर्ड पार्टी इज इररिलेवेंट। इसको बेच सकते हो, किसी काम का देना नहीं, इररिलेवेंट फैक्ट है। Acquisition of the license is the first step in a wider investment project that is developing the network. It is part of the network investment which meets the definition of a qualifying asset under India's 23, ठीक है। Illustration 4. A real estate company has incurred expenses for the acquisition of a permit allowing the construction of a building. It has also acquired an equipment that will be used for the construction of various buildings. Examine whether the borrowing cost on the acquisition of the permit and the equipment to be capitalized under the construction of the building until the construction of the building is complete. अब इसमें दो चीज़ें कंपनी ने खरीदी है। एक है अपना परमिट है, जिससे मतलब परमिट कह लो, लाइसेंस कह लो, कि हमें कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी मिल गई, लाइसेंस मिल गया, ठीक है। तो इस परमिट को, क्योंकि एक इंटेंट, अभी जब हमने खरीदा है ये परमिट रेडी टू यूज़ नहीं है क्योंकि अभी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है बिल्डिंग, जिस काम के लिए इस पर लिया है वो अभी हमने करना है, ठीक है। और उसके लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम भी लगेगा बिल्डिंग में, और जब भी क्वेश्चन साइलेंट है हम ये एज्यूम कर लेंगे कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। तो इसकी परमिट को लेने के लिए जो भी हमने लोन लिया है उसकी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, यस। दूसरा हमने लिया है एक इक्विपमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स में काम आ सकता है। अब रियल एस्टेट कंपनी है, इसके प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं। अब इसने इक्विपमेंट लिया है, ये प्रोजेक्ट ए में भी काम आ सकता है, बी में भी, सी में भी, डी में भी, जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स है उसमें काम आ सकता है, यानी ये रेडी टू यूज़ इक्विपमेंट है। और अगर हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई एसेट जो हमने एक्वायर करा है इट इज़ रेडी टू यूज़ एज पर द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, तो इट इज़ नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट और उसकी अमाउंट को हम बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। परमिट से रिलेटेड क्या कहता है? येस, सिंस द परमिट स्पेसिफिक टू वन बिल्डिंग इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अ वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इट इज़ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। क्योंकि परमिट सिर्फ एक बिल्डिंग का है और एक पार्ट है ये एक वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का। इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या कहता है? नो, since the equipment will be used for other construction projects, it is ready for its intended use at acquisition date. Hence, it does not meet the definition of a qualifying asset. ये ready to use item है अपनी, ready for its intended use, ठीक है। Question 5. Is interest on a finance lease of a qualifying asset capitalized as borrowing cost? फाइनेंस लीज पे अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट है उसका इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। शॉर्ट में इसका आंसर है येस, इसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। पढ़ लेते फटाफट से। येस, इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन अ फाइनेंस लीज इज स्पेसिफिक टू एन एसेट। द इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड इफ द एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट और इज यूज्ड सोलली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो उस एसेट की फाइनेंस लीज की इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस 5 इलस्ट्रेशन तक अभी हमने थोड़े से बेसिक कंसेप्ट देखे हैं इंडियस 23 के। कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आए, बट एक छोटे से कंसेप्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। Illustration 6. ABC Limited has taken a loan of US dollars 20,000 rupees, US dollar 20,000 on 1st of April 2001 for constructing a plant at an interest rate of 5% per annum payable on annual basis. On 1st of April 2001, the exchange rate between the currencies is US dollar versus rupees. $1 equals to 45 rupees.
द एक्सचेंज रेट ऑन द रिपोर्टिंग डेट दैट इज 31 मार्च 2002 इज 48 पर यूएसडी। ठीक है, 1 अप्रैल का एक्सचेंज रेट दे रखा है और 1 साल बाद 31 मार्च का भी एक्सचेंज रेट दे रखा है। लोन हमने लिया है $20,000 का, 5% का इंटरेस्ट रेट है। द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड by ABC Limited from State Bank of India in local currency at an interest rate of 11% per annum on 1st of April 2001। अगर हम लोकल अपने इंडिया में ही लोन लेते तो 11% पर annum में SBI हमें देने को तैयार था। Compute the borrowing cost to be capitalized for the construction of plant by ABC Limited for the period ending 31 मार्च 2002। कितनी अमाउंट को हम कैपिटलाइज करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन। हमने फॉरेन करेंसी में $20,000 का लोन लिया है। इसमें 5% की अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो कितना हो गया ये? 20,000 इंटू में 5% यानी $1,000 की हो गया हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ये इंटरेस्ट हम कब देंगे? 31 मार्च 2001 को तो हमने लोन लिया है, बट इंटरेस्ट एनुअल बेसिस में 1 साल बाद हम देंगे 31 मार्च 2002 को। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट भी कब लेंगे? जिस दिन हम उसको पे करेंगे तभी ही का लेंगे, 48 रुपीज़ का। तो एक्सचेंज रेट हो गया 48 रुपीज़। तो ये इंडियन रुपीज़ में आ गई 48,000 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन। फिर एक कैलकुलेशन हम सेकंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इंडियन करेंसी लोन। अगर हम लोन इंडिया में लेते हैं तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट कॉस्ट आती है? अगर हम इंडिया में लोन लेते तो कितना लोन लेते? इक्विवेलेंट लोन की यहाँ पे बात हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट यानी इक्विवेलेंट अमाउंट हम इंडिया में बोरो कर सकते थे। तो हम $20,000 ही हमें चाहिए थे इंडिया में। तो उस दिन जिस दिन हमें लोन लिया है 1 अप्रैल 2001, उस दिन का एक्सचेंज रेट है 45। तो हमें 20,000 इंटू 45 रुपीज़ का लोन चाहिए, यानी 20,000 इंटू में 45 इज 9 लाख रुपीज़ की हमारी अमाउंट आती। इस 9 लाख पे 11% का इंटरेस्ट कॉस्ट लगती, तो इसका 11% इज इक्वल्स टू 9 लाख इंटू में 11%, 99,000 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट आता अगर हम इंडिया में लेते। यानी हमने US डॉलर्स में लोन लिया तो हमें इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ रही है 48 की, बट वही अमाउंट अगर हम इंडिया में लेते उस दिन को तो हमें इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती 99 की। तो हमारे पास सेविंग्स कितनी आई है? सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट कितनी हुई? 99,000 का हमें पड़ता अगर हम इंडिया में लेते, बाहर से लिया तो हमें 48,000 का पड़ा। तो हमारे 51,000 रुपये बच गए। इंडियन रुपीज़ में हमारे 51,000 रुपीज़ सेव हो गए। ठीक है, अब एक चीज़ और हम और कैलकुलेट करेंगे, एक्सचेंज लॉस ऑन 31 मार्च 2002, यानी 31 मार्च 2002 को हुआ क्या? लेट्स से हमें 20,000 का लोन है, 31 मार्च 2 को वापस करना है, या 31 मार्च 2 को एज पर इंडियस 21 हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन जो भी उस दिन की रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू होती है। तो हुआ क्या, 20,000 का लोन था, $20,000 का लोन था, 31 मार्च 2 को डॉलर की वैल्यू हो गई 48 की, बट जब हमने लिया था तब डॉलर की वैल्यू थी 45 रुपये की, यानी 3 रुपये से डॉलर बढ़ गया। 48 माइनस 45, 3 रुपये से डॉलर बढ़ गया। इंटू में 20,000, 60,000 रुपीज़ का हमें लॉस है। ये हमें लॉस है। किस बात का लॉस है? फॉरेन करेंसी का लोन है, फॉरेक्स का लॉस है। हमने 20,000 का लोन लिया डॉलर्स का, 45 रुपीज़ का रेट था, यानी 9 लाख रुपए का लिया। अब 31 मार्च 2 को जब हम वापस करेंगे लोन, अगर वापस करने पे आए तो 48 रुपीज़ का हो गया डॉलर। तो हमें वापस कितने पड़ेंगे? 20,000 इंटू में 48, यानी 9,60,000 वापस करने पड़ेंगे।
लिया हमने 9 लाख का, तो 60,000 का हमारे पास आ गया लॉस। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, हमें तो बोरिंग कॉस्ट निकालनी है जितनी हम कैपिटलाइज करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने क्या करी, बोरिंग कॉस्ट निकालने के लिए ही करी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सबसे पहले तो जो हमारा इंटरेस्ट है ऑन फॉरेन लोन, जो 48,000 का इंटरेस्ट है, ये तो हमने पे करा ही है 48,000 का, तो 48,000 रुपीज तो हमारी कैपिटलाइज होंगे। सेकंड, जो एक्सचेंज लॉस है इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा 60,000 नहीं। अगर हम इंडिया में ये लोन लेते तो हमारे 99,000 रुपीज़ की हमारा इंटरेस्ट बैठता था, बट अभी तक सिर्फ हमने 48,000 ही बुक करा, 51,000 सेव हो गया। तो 51,000 हम और बुक कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट अलाउड है, तो 51,000 को हम बुक करेंगे। 60,000 में से 51,000 को हम बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे, तो हमारा टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई 99,000 की, जितनी इंडियन लोन पे बैठती है। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा, 9,000 का एक्सचेंज लॉस अभी भी बच रहा है, इसको हम डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन। इसमें कंसेप्ट क्या है, जब भी हम फॉरेन करेंसी में लोन लेते हैं तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। सबसे पहले जो फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट है उसको तो कैपिटलाइज करते ही करते हैं। अगर कोई फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज लॉस है उसको हम उतनी एक्सटेंट तक क्या कहते हैं कैपिटलाइज कर सकते हैं जितनी हमारी सेविंग्स हुई है। तो सेविंग्स या एक्सचेंज लॉस विच एवर इज लोअर, उसको हम कर सकते हैं कैपिटलाइज, और बाकी को हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। In the above situation, the borrowing cost needs to be determined for interest cost on such foreign currency loan and eligible exchange loss difference if any. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन फॉर द पीरियड 48,000 का लोन आया, इंटरेस्ट आया। ठीक है, 20,000 पे 5%, $1,000 इंटू 48। इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन रिजल्टेड इफ द लोन वाज टेकन इन इंडियन करेंसी। अगर इंडिया में लेते तो 99,000 का लोन इंटरेस्ट बैठता। तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग एंड लोकल करेंसी बोरोइंग 51,000 का, ये डिफरेंस हमारी सेविंग्स है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज डिफरेंस 60,000, एक तरह से एक्सचेंज डिफरेंस लॉस कह लो उसे। Hence, out of the exchange loss of 60,000 on principal amount of foreign currency loan, only exchange loss to the extent of 51,000 is considered as a borrowing cost. तो हमारी टोटल बोरिंग कॉस्ट बन जाएगी 48,000 प्लस 51,000, तो 99,000 की बोरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, दिस इज एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट कंसिडर्ड टू बी एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। The exchange difference of 51,000 has been capitalized as a borrowing cost, and the remaining 9,000 will be expense in P&L. सिंपल कंसेप्ट है। जितना फॉरेन करेंसी में लोन एक्चुअल बनता है सबसे पहले उसको तो हम कैपिटलाइज करेंगे। दूसरा, अगर कोई सेविंग्स हम कर रहे हैं लोन की, और अगर कोई एक्सचेंज लॉस आ रहा है उसका लोअर, या मतलब जितनी सेविंग्स है उतना ही हम उसको कैपिटलाइज और कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। इसके साथ इलिस्ट्रेशन 6 हमारा होता है खत्म। इलिस्ट्रेशन नंबर 7, Alpha Limited on 1st of April borrowed 30 lakh rupees at the rate of 9% to finance the construction of two qualifying assets. Construction started on 1st of April 2001. The loan facility was availed on 1st of April 1 and was utilized as follows, with the remaining funds invested temporarily at 7%. 1st अप्रैल को हमने एक फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग में 5 लाख और 10 लाख खर्च दिया, और 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को 5 लाख और 10 लाख और खर्च दिया। Calculate the cost of the asset and the borrowing cost to be capitalized. ओके, एक लोन लिया है 30 लाख रुपए का, इसको फाइनेंस करना है हमने दो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए। यानी जब हमने लोन लिया है हमें पता है कि हम ये किस काम के लिए ले रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं ये इट इज़ अ स्पेसिफिक लोन। कभी कभी होता है हम लोन तो ले लेते हैं बट हमें पता नहीं कि इसका करना क्या है, कभी कंपनी इस काम के लिए यूज़ कर रही है, कभी इस काम के लिए, कभी क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो ये बन जाता है जर्नल लोन, जर्नल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, बोरिंग कॉस्ट निकालनी है, कितनी कैपिटलाइज करेंगे, और कॉस्ट ऑफ द एसेट। देखो कॉस्ट ऑफ द एसेट तो ठीक है निकालते हैं।
एक है हमारे पास फैक्ट्री की बिल्डिंग, एक है हमारे पास ऑफिस की बिल्डिंग, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कितनी होगी? फैक्ट्री में टोटल 10 लाख रुपए का बोरिंग कॉस्ट लग रही है, तो 10 लाख रुपए की इसकी बोरिंग कॉस्ट है। कितना इसका वो है इंटरेस्ट रेट 9%, तो 10 लाख का 9% 90,000, 90,000 की बोरिंग कॉस्ट लग जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट पे, फैक्ट्री की बिल्डिंग में। ऑफिस बिल्डिंग में टोटल 10 लाख और 10 लाख 20 लाख रुपए का खर्चा लगा है, लोन में से हमने 20 लाख इधर लगाए हैं, 9% इसको एलोकेट करेंगे, यानी 1,80,000 इसको एलोकेट करेंगे। बट 1 अप्रैल 2001 के बाद जो भी खर्चा हुआ है, उसके बाद जो रिमेनिंग फंड्स है उसको हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उसमें से में 7% की इनकम भी हो गई। हुआ क्या, 1 अप्रैल 1 को तो 5 लाख यूज हो गए फैक्ट्री बिल्डिंग में, 5 लाख अभी भी बचे हैं, उसको 6 महीने बाद यूज करा है, तो 6 मंथ्स की हमें एक इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट इनकम आई है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। होगा क्या, 5 लाख में से 7% की इंटरेस्ट इनकम इंटू में 6/12 माइनस करेंगे। 5 लाख में 7% इंटरेस्ट बनता है 35,000, आधे साल का इंटरेस्ट बनता है 17,500, इसको हम करेंगे माइनस। ऑफिस बिल्डिंग में 10 लाख रुपए रिमेनिंग थे, तो 10 लाख रुपए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करे, 7% इंटरेस्ट कमाया आधे साल के लिए, तो 10 लाख का 7% आधे साल के लिए बनता है 35,000। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस करेंगे। हुआ क्या, बोरिंग कॉस्ट तो थी 90,000 की, उसमें से इंटरेस्ट की इनकम आ गई 17,500 की, तो रिमेनिंग बचा 72,500। दूसरी केस में ऑफिस बिल्डिंग में 1,80,000 की कॉस्ट थी, उसमें से 35,000 की इनकम हो गई, तो 1,45,000 की बची हमारे पास बोरिंग कॉस्ट। तो इन बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे। ये तो हमारी आ गई बोरिंग कॉस्ट। एक कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग में 5 लाख 5 लाख 10 लाख का खर्चा हुआ है, तो इसके एसेट की कॉस्ट भी तो 10 लाख की होगी ना, और ऑफिस बिल्डिंग में 20 लाख की होगी, तो टोटल आ जाएगा 10,72,500, और इधर आ जाएगा 21,45,000 अपने एसेट की वैल्यू। फटाफट से इसका आंसर मैच करते हैं इसके सॉल्यूशन से। देखो, दो एसेट्स है, फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग। बोरिंग कॉस्ट क्या आई, फैक्ट्री बिल्डिंग में 2 बार खर्चा हुआ था 5 + 5 का, तो 10 लाख पे 9% 90,000 की, इधर 2 बार हुआ था 10 लाख + 10 लाख, तो 20 लाख पे 1,80,000। लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम, 5 लाख को हमने इन्वेस्ट कर दिया 6 महीने के लिए, तो ये लेस कर दी, और हमारे आगे टोटल बोरिंग कॉस्ट 72,500 और 1,45। कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्सपेंडिचर इनकट 10 लाख का, और ये बोरिंग कॉस्ट ऐड कर दी, और यहाँ पे ये करके 10,72,500 और 21,45। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस इतना है कि एक स्पेसिफिक बोरिंग है, उसको हमने एक तरह से थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट भी कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी हम इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद जितना हमने एक्सपेंस करा है वो हमारे कैपिटलाइज हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, और आगे हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 8। On 1st of April 2001, A Limited took 8% loan of 50 lakh rupees for a construction of building A, which is repayable after 6 years, that is 31 मार्च 2007 को। तो एक लोन लिया है बिल्डिंग ए बनाने के लिए, और ये 6 साल बाद इसको रीपे करेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 मार्च 2003। बिल्डिंग की कंप्लीशन हो गई 31 मार्च 2003 को। अभी तक ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक लोन है, ठीक है। हमने 50 लाख रुपए लिए हैं बिल्डिंग ए बनाने के लिए। बिल्डिंग ए की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 31 मार्च 2003 की, तो लोन भी हम तब तक कैपिटलाइज करते हैं जब तक हमारी एसेट क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। तो 31 मार्च 2003 को हमारा रेडी हो गया इंटेंडेड यूज के लिए, तो 31 मार्च 2003 यानी 2001 से लेके 2002 और 2003 2 साल तक का लोन ही बोरिंग कॉस्ट ही हम इस पर कैपिटलाइज करेंगे। इसके बाद के लिए हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। भले ही हम लोन 6 साल बाद दे रहे हैं, बट कैपिटलाइजेशन हमारे एसेट में 2003 के बाद खत्म। उसके बाद कहता है ए लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग बी इन द ईयर 2003 and 4 फॉर विच ही यूज्ड हिज एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स। He has outstanding general purpose loan of 25 lakh.
interest on which payable is 9% and 15 lakh interest on which is payable 7%. Recommend whether the specific borrowing should be transferred to the general borrowings pool once the respective qualifying asset is completed. क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2003 तक तो जिस पर्पस के लिए हमने लोन लिया था वो पूरा हो गया. उसके बाद उसी साल एक बिल्डिंग बी बनानी हमने स्टार्ट कर दी. उसके लिए हमारे पास पहले से एक जनरल लोन्स पड़े हैं. एक 25 लाख का लोन पड़ा है, एक 15 लाख का लोन पड़ा है और 50 लाख से भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बचा हुआ है लोन. ठीक है, तो जो हमने स्पेसिफिक बोरोइंग ली थी क्या उसको जनरल बोरोइंग्स में ट्रांसफर कर दे? तो इसका आंसर है यस. रीजन मीन एक बार जो हमारा जिस चीज़ के लिए हमने लोन लिया है वो जैसे एक स्पेसिफिक पर्पस है बिल्डिंग ए बनाने का, वो पूरा हो गया. तो उसके बाद ये लोन एक स्पेसिफिक लोन नहीं एक जनरल लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अब जो हमारा पर्पस था वो तो सॉल्व हो गया. तो बचा कुछ अमाउंट हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आंसर बढ़ते आइएगा. क्या कहता है? Yes, if specific borrowings were not repaid once the relevant qualifying asset was completed, they become general borrowings for as long as they are outstanding. जब तक वो outstanding है वो हमारी general borrowings बन जाएगी. इसके बाद ये कहता है the borrowing costs that are directly attributable to obtaining a qualifying asset are those borrowing costs that would have been avoided if the expenditure on the qualifying asset had not been made. If cash was not spent on other qualifying asset, it could be directed to repay this specific loan. Thus, borrowing cost could be avoided. That is, they are directly attributable to other qualifying asset. एक ये लॉजिक दे रहा है, जाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा है कि हाँ ये स्पेसिफिक बोरिंग बन जाती है. ठीक है, ये अगर आएगा भी तो एमसीक्यू में आएगा, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता. बाकी क्वेश्चन भी बने तो इतना ही होगा कि हमारी स्पेसिफिक लोन जनरल लोन बन सकता है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 9. Beta Limited had the following loans in place at the end of 31st of March 2002. 3 तरीके के लोन है इसके पास. एक बैंक लोन है जिसका 18% रेट है, एक टर्म लोन है जिसका 16% रेट है, एक डिबेंचर्स है 14% के. 1 अप्रैल 2001 को और 2 को इनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेम है. 1000 यानी 10 लाख का लोन है, फिगर्स इन थाउजेंड्स है, तो 1000 3000 सेम है. डिबेंचर्स हमने 31 मार्च 2 को लिए. क्या कहते हैं? 14% debentures were issued to fund the construction of office building on 1st of July 2001, but the development activities has yet to be started. Debentures हमने एक specific purpose के लिए लिए हैं. वो specific purpose क्या है? ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन. 1 जुलाई 2001 को हमने इशू करे हैं डिबेंचर्स, बट अभी तक इसका डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ. तो एज पर इंडिया 23 हमारी कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होती है? जब हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. जब तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ हम कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है, अब आगे कहते हैं ये 1 अप्रैल 1 को बीटा लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट बीइंग अ क्वालिफाइंग एसेट यूजिंग द एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स. तो 1 अप्रैल 1 को एग्जिस्टिंग बोरोइंग कितनी थी? एक 1000 की, एक 3000 की है. एक्सपेंडिचर ड्रॉन डाउन फॉर द कंस्ट्रक्शन वाज 5 लाख ऑन 1st ऑफ अप्रैल एंड 25 लाख फॉर ऑन 1st ऑफ जनवरी. कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड फॉर द प्लांट. ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो 2 लोन है ये कोई स्पेसिफिक लोन नहीं है. जब भी लोन लिए बैंक लोन या टर्म लोन, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे. दीज आर जनरल लोन्स. ठीक है, अब हुआ क्या, इसमें से हमने 5 लाख रुपए तो 1 अप्रैल को यूज कर लिए और 25 लाख करे 1 जनवरी को. तो बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे 5 लाख रुपए हमने यूज करे हैं, 1st ऑफ अप्रैल को यूज कर रहे हैं और 31 मार्च 2002 तक पूरे साल के लिए हम लेंगे. यानी कि पूरे साल का है 12 मंथ्स डिवाइड बाई 12, कोई यूज नहीं है बट वैसे ही लिख दिया इसे. इनटू में इंटरेस्ट रेट जितना लेते हैं वो देखते हैं. फिर 1 जनवरी 2002 को हमने 25 लाख रुपए और यूज करे. इस पे जितना हमने यूज करा है इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे. 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का पीरियड हो गया, डिवाइड बाई 12 मंथ्स, इनटू में
इंटरेस्ट रेट, ये आ जाएगी हमारी बोरिंग कॉस्ट, और इसका टोटल सम आ जाएगा बोरिंग कॉस्ट। अब है कि इंटरेस्ट रेट क्या ले। अब हमने 5 लाख यूज़ करे, 25 लाख यूज़ करे, टोटल कितना था ये 30 लाख और 10 लाख, 40 लाख रुपए हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, बट उसमें से 30 लाख रुपए यूज़ कर लिए। अब जर्नल लोन्स है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब क्या पता 5 लाख रुपए हमने इससे निकाले हैं, क्या पता हमने इससे निकाले हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ना हम 18% का रेट ले सकते हैं ना 16 का ले सकते हैं, हमें लेना पड़ेगा इनका वेटेड एवरेज रेट। अब यहाँ पे अगर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहें कि इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, तो यहाँ पे एक हम छोटी सी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करेंगे। क्या कहते हैं, 1000 के लोन को हम 18% दे रहे हैं, यानी 1000 के लोन पे हम 18% का दे रहे हैं इंटरेस्ट, प्लस 3000 के लोन पे हम 16% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। 3000 इंटू में 16%, टोटल हम 4000 पे इतना खर्चा कर रहे हैं। कहने का मतलब 1000 का 18% का इंटरेस्ट रेट है, यानी 180 का, प्लस 3000 पे 16% का रेट है, यानी 480 का। ये इंटरेस्ट है टोटल 4000 रुपये पे। 480 प्लस 180 आ जाता है 660, डिवाइड बाय 4000, तो यानी हम 16.5% का हमारा है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16.5 से, 16.5 से एवरेज, एक तरीके से एवरेज कॉस्ट निकाली है इसकी। ठीक है, तो 5 लाख इंटू में 16.5%, ये आ गया हमारा 82,500, और 25 लाख इंटू में 3/12 मंथ्स इंटू में 16.5, एक सेकेंड फिर से, 25 लाख इंटू में 3/12 इंटू में 16.5%, आ गया 1,03,125 प्लस 82,500, 1,85,625 की हमारी आ गई बोरिंग कॉस्ट। 185,625 की आ गई। कैपिटलाइजेशन रेट निकाला, 18% 1000 का रेट है, 16% 3000 का है, टोटल 4000 पे करके 16.5 की आ गई इंटरेस्ट कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट निकालिए 5, ये करके हमने निकाल दी बोरिंग कॉस्ट। अब कहता है यहाँ पे तो हमारा सोल्यूशन खत्म है, बट एक ऑल्टरनेट मेथड दिए, कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द अबव कुड आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग अप्रोच, असाइनिंग वेट्स टू द बोरिंग। कहते हैं लोन था हमारे पास इतने का, 18% का इंटरेस्ट रेट है, वेट क्या बना 1000 डिवाइड बाई 4000, 25% हमारे पास ये वाला लोन है, 75% ये है। इंटरेस्ट रेट दे रखे है 18 इंटू 25, 16 इंटू 75 करके हमारे पास ये आ गया इंटरेस्ट रेट, वेटेड है, और कुछ नहीं है इसमें। ये हमारा कौन सा इलिस्ट्रेशन था, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, X Limited is commencing a new construction project for which is to be financed by borrowing. The key dates are as follows: 15 मई को loan interest relating to the project starting incurring, 2nd of June technical site planning commenced, 19 June expenditure on the project started, 18 July construction work commenced. Identify the commencement date for capitalization of borrowing cost. ओके, इसके लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट देखते हैं, कमेंसमेंट डेट होती क्या है, ठीक है, और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये क्या कहते हैं, एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू बिगिन द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट ऑन द कमेंसमेंट डेट। यानी बहुत बार होता है कंपनी ने लेट से लोन लिया है 1 अप्रैल को, ठीक है, बट जो एसेट है वो कमेंस होता है, उसकी कमेंसमेंट आती है लेट से 3 महीने बाद 1 जुलाई को। ठीक है, तब है कि जो लोन की बोरिंग कॉस्ट है वो किस दिन से कैपिटलाइज करें हम उसमें, 1 अप्रैल को करें या 1 जुलाई को करें या किसी और डेट पे करें। कमेंसमेंट डेट क्या होगी, कौन सी डेट से हम उसको कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे लोन का।
तो यहाँ पे इंडिया 23 स्पेसिफाई करता है द commencement date is the date when the entity first meets all of the following conditions cumulatively on a particular date। यानी सारी की सारी ये जो 3 कंडीशंस है ये फुलफिल होनी चाहिए। लेट्स सी क्या कंडीशंस है। इट इंकर्स एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट, यानी एसेट पे खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। इट इंकर्स बोरिंग कॉस्ट, हमारा जो इंटरेस्ट है उस पर बोरिंग कॉस्ट भी लगनी स्टार्ट हो गई। एंड इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। वो काम भी शुरू कर दिए जो ज़रूरी है एसेट को इंटेंडेड यूज और सेल तक लाने के लिए। ठीक है, 3 सिचुएशंस दिए और तीनों का फुलफिल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 2 फुलफिल होगी तीसरी नहीं हुई तो नहीं चलेगा। तीनों का क्यूमुलेटिवली फुलफिल होना ज़रूरी है इफ़ ऑल ऑफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 3 कंडीशंस क्या है। एक तो एसेट पे खर्चा करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेंडिचर हैज़ बीन कमेंस्ड, बोरिंग कॉस्ट भी इंकर होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि बोरिंग कॉस्ट भी स्टार्ट हो गई है। थर्ड, entity has undertaken activities that are necessary for the asset for its intended use or sale, to prepare the asset for intended use or sale। ठीक है, अब देखते हैं इलिस्ट्रेशन 10 फिर से। क्या चीजें पूछी है इसने, कमेंसमेंट डेट क्या होगी। तो 3 कंडीशंस फुलफिल करनी है कमेंसमेंट डेट फुलफिल करने के लिए। सबसे पहले थी कि एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दिया हमने एसेट पे, एक्सपेंडिचर इंकर स्टार्ट कर दिया। सेकंड थी बोरोइंग कॉस्ट इंकर होनी स्टार्ट हो गई है। थर्ड, activities, entity has taken activities, undertaken activities which are required to fulfill the asset for its intended use। क्या लैंग्वेज थी एक बार फिर से देख लेते हैं। which are necessary required to prepare the asset for its intended use or sale। ठीक है, activities undertaken which are necessary to prepare the asset for intended use or sale। अब देखते हैं, लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्टिंग इंक्रिंग। तो लोन हमारा स्टार्ट हो गया 15 मई से, बोरिंग कॉस्ट हो गई हमारी 15 मई से। टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस्ड, तो कुछ एक्टिविटीज हमने अंडरटेकन कर दी विच आर नेसेसरी टू प्रिपेयर दी एसेट फॉर इंटेंडेड यूज। तो साइट की टेक्निकल साइट प्लानिंग ज़रूरी है। 2 जून को ये काम भी हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इंकरिंग ऑन 19 जून। 19 जून को एक्सपेंडिचर भी इंकर हो गया। तो इन तीनों में से कौन सी दिन को तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। इंडेस क्या कहता है स्पेसिफिकली, इट स्टेट्स द commencement date is the date when the entity first meets all of the following conditions cumulatively। जिस दिन में ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हो। तो क्या 15 जून को सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। सॉरी 15 मई को नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंडीशंस बाकी अगले महीने हुई है, तो ये तो नहीं है। क्या 2 जून को फुलफिल हो गई। 2 जून को 2 कंडीशंस तो फुलफिल हो गई, ये 2 वाली, बट एक्सपेंडिचर अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये भी नहीं लेंगे। थर्ड हमारी 19 जून, इस डेट को तीनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है, तो 19 जून इज आवर कमेंसमेंट डेट। ठीक है, so in the above case, the 3 conditions to be tested for commencement date would be borrowing cost, expenditure, and activities necessary to prepare the assets for its intended use or sale। तो 15 मई, 19 जून और 2 जून को ये एक्टिविटीज हुई है, तो commencement date would be 19 June। ठीक है, और जैसे commencement date है उसी तरीके से एक सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन होता है। नहीं, सस्पेंशन नहीं, इससे पहले हम देखेंगे सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी किस दिन हम कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे। एक बार तो हमने स्टार्ट करा है, बट उसको रोकेंगे भी तो सही ना, कब रोकेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। यानी कि जब भी वो एसेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उस दिन से हम इस पे कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। Asset is normally ready for intended use or sale when physical construction of the asset is complete, even though routine administrative work still continue। ये आगे थ्योरी है कि वही अगर एसेट हमारा जब फिजिकल कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाए तब हम मान लेंगे कि कंप्लीट हो चुका है,
बोले अगर थोड़ी सी रूटीन के काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रह गया या कोई इंस्पेक्शन रहेगी, उसको नहीं लेंगे। अगर फेजेस मैनर में हो रहा है तो जिस जिस फेज में होता रहेगा उस हिसाब से हम उसको कमेंसमेंट डेट खत्म करते रहेंगे, अपनी से सीज करते रहेंगे उसकी रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट कॉस्ट की। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। होता क्या है, कभी कभी एक एसेट स्टार्ट हुआ काम होना, थोड़े टाइम के लिए वो रुक गया, ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ। तो जिस पीरियड के लिए वो रुका है, इसके लिए कैपिटलाइजेशन करें या ना करें। नॉर्मली ये नहीं करते, ठीक है, बट अगर रुका है किसी रीज़न की वजह से, कोई टेम्परेरी डिले है, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी, वो ज़रूरी है टेम्परेरी डिले, तो हम इसको कैपिटलाइज करना स्टार्ट रखेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फटाफट पढ़ते हैं। Capitalization of borrowing costs shall be suspended during the extended periods in which the active deployment of a qualifying asset is suspended. Such costs are cost of holding partially completed assets and do not qualify for capitalization. ठीक है, पहले तो यही कहेगी कैपिटलाइजेशन रोक देनी चाहिए अगर कुछ हमारा काम रुक जाता है। However, the standard distinguish between extended period of interruption and periods of temporary delay that are necessary part of preparing the asset for its intended purpose. और इस केस में कैपिटलाइजेशन इज नॉट नॉर्मली सस्पेंडेड। Capitalization of borrowing costs is not suspended when temporary delay is a necessary part of the process of getting an asset ready for its intended use. Example के तौर पे capitalization continues during the extended period when high water levels delay construction of a bridge. अब एक ब्रिज है, उसमें वाटर लेवल हाई हो गया, अब हमारी गलती तो नहीं है, हमने तो नहीं रोका, थोड़ा सा एक टेम्परेरी डिले है। If such high water levels are common during the construction period in the geographical region involved. Similarly, capitalization continues during periods when inventory is undergoing slow transformation. The given example is given if inventory is taking an extended time to mature. जैसे ये स्कॉच विस्की है, उसको बनाते वक्त although the relevance of this may be limited as these products are likely to meet the optional exemption for routinely manufactured products. हमने पहले ही देखा था कि इन्वेंट्री को अगर कोई बल्क में बनती है लार्ज क्वांटिटीज और रेपिटेटिव बेसिस में, तो ये ऑप्शनल है, नहीं ना लगा तो ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब, अगर कोई टेम्परेरी डिले है विच इज़ नॉर्मल है, ठीक है, एंड इट इज़ अ टेम्परेरी डे विच इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट, उसको करना ज़रूरी है, तो वो तब हमारी कैपिटलाइजेशन करेगी। अदरवाइज कोई एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें हम कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। दो एग्जांपल्स है इसके, फटाफट देखते हैं। कंस्ट्रक्शन सस्पेंडेड बिटवीन अक्टूबर 2001 से जनवरी 2002 ड्यूरिंग विच पीरियड सर्टेन हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अंडर यूज वाज शिफ्टेड टू अनदर साइट। इस केस में कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कोड नीड टू बी सस्पेंडेड सच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। हमारी कंस्ट्रक्शन ही रुक गई क्योंकि कुछ हैवी मूवमेंट हो रही थी, और वो ज़रूरी थी नहीं थी वो अलग बात है, बट हमारी वो रुक गई, कंस्ट्रक्शन रुक गई। दूसरा कहता है when qualifying asset construction is about to complete there was temporary delay of 20 days on account of some technical reason. कोई टेक्निकल रीज़न आ गया, अब उसको तो सॉल्व करेंगे। अब टेक्निकल रीज़न नेसेसरी है, आ जाते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे अपनी बोरिंग कॉस्ट कंटिन्यू रहेगी। और कुछ नहीं है, इलस्ट्रेशन हमारी ख़त्म है। इलस्ट्रेशन एक 11 बची है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें कह रहा है कि कोई सब्सिडरी है और जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी है, फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट विद एन इंटर कंपनी लोन। तो जो बोरिंग कॉस्ट लगी है अपनी इंटर कंपनी लोन में, उसको कैपिटलाइज करेंगे कि नहीं, तो ये उसको कैपिटलाइज करेंगे, खत्म। तो हमारे इलस्ट्रेशन इसके साथ खत्म होते हैं। इलस्ट्रेशन 11 इज द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर। अब आ जाते हैं हमारे टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस पे। Question number 1. Marine Transport Limited ordered 3 ships for its fleet on 1st of April 2000. It pays a down payment of 25% of contract value of each of the ship out of long-term borrowings from a scheduled bank. The delivery has to commence from the financial year 2007. On 1st of March 2002, the shipbuilder informs that it has commenced production of one ship. There is no progress on other 2 ships. Marine Transport Limited prepares its financial statements on the financial year basis. Question क्या कह रहा है? Advise whether it is permissible for Marine Transport Limited to capitalize any borrowing cost for the financial year ending 31st of March 2001 or 31st of March 2002. ठीक है, एज पर इंडेस 23 हम किसी भी एसेट की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे इफ दैट एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट होने के लिए उस एसेट को प्रिपेयर होने में फॉर इट्स इंटेंडेड
यूज़ और सेल, उसके लिए चाहिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास 3 शिप्स है, 3 एसिड है, शिप्स है। ठीक है, 2000 में हम अप्रैल 2000 में हम उसको दे रहे हैं पेमेंट, और हमें डिलीवरी मिलेगी 2007 में, यानी 5-6-7 साल बाद। तो इसको हम मान लेंगे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। ऑल्सो अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं, हम ऑलवेज एज्यूम करेंगे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है। अब सेकंड, जो भी बोरोइंग कॉस्ट है उसको अगर हमें कैपिटलाइज करना है क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में, तो हम क्या देखते हैं, हम निकालते हैं एक कमेंसमेंट डेट की, यानी कि कब से हम उसको स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइज करना। कमेंसमेंट डेट निकालने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है, और तीनों क्यूमुलेटिवली, मतलब तीनों फुलफिल हो जिस डेट पे, तभी हम कैपिटलाइज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ए कहता है दैट इट इंकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट, यानी कि खर्चा होना स्टार्ट हो गया उस एसेट पे। बोरिंग कॉस्ट भी इंकर होनी स्टार्ट हो गई है, इट इंकर्स बोरिंग कॉस्ट। एंड थर्ड कहता है अंडरटेक एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर एसेट फॉर इंटेंडेड यूज और पर्पस, यानी एसेट को जो इंटेंडेड हमारा यूज या पर्पस है मैनेजमेंट का, उसके लिए एक्टिविटीज भी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 31 मार्च 2001 के लिए देखते हैं। 31 मार्च 2001 में, यानी 1 अप्रैल 2002, 1 2000 को हमने पेमेंट करी है। ठीक है, तो इंकर्स एक्सपेंडिचर हो गई है कंडीशन फुलफिल। इंकर्स बोरिंग कॉस्ट, हमने कोई लोन लिया है तो बोरिंग कॉस्ट भी इंकर करनी स्टार्ट कर दी होगी 1 अप्रैल से ही, तो ये कंडीशन भी फुलफिल है। तो 31 मार्च 2001 को कंडीशन ए एंड कंडीशन बी फुलफिल्ड है। बट कंडीशन 3 कहता है कि एक्टिविटीज अंडरटेकन हमने करी है 1 मार्च 2002 को, यानी 31 मार्च 2001 तक एक्टिविटीज अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो कंडीशन सी इज नॉट फुलफिल्ड। देयरफॉर 31 मार्च 2001 को कोई भी बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, यहाँ तक कि कोई भी बोरिंग कॉस्ट है उसको हम P&L में डालेंगे। अब 31 मार्च 2002 को फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमने कंडीशन ए फुलफिल करी, हम कंडीशन ए 1 अप्रैल 2000 को ही फुलफिल कर चुके हैं, यानी कि हमने एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दिया, और बोरिंग कॉस्ट कंडीशन ए और बी फुलफिल्ड है। कंडीशन सी के लिए हम देखेंगे 1 मार्च 2002 को बिल्डर ने इन्फॉर्म करा दैट इट हैज कमेंस्ड प्रोडक्शन ऑफ 1 शिप, 3 में से 1 शिप की कमेंसमेंट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, 2 के लिए भी कुछ नहीं हुआ। तो सी कंडीशन फुलफिल तो हुई है, एक्टिविटीज हैव स्टार्टेड बट ओनली फॉर 1 शिप, रिमेनिंग 2 के लिए कुछ नहीं हुआ स्टार्ट। तो 1 शिप से रिलेटेड तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। बाकी 2 रिमेनिंग शिप्स के लिए सिर्फ कंडीशन ए और बी ही फुलफिल हुई है, यानी 25% का डाउन पेमेंट और बोरिंग कॉस्ट इंकर हो गई, बट उनका कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं। तो मशीन 1 शिप 1 के लिए तो हम कर देंगे सारी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। कब से स्टार्ट होगी, हमारी कमेंसमेंट डेट है 1 मार्च 2002, क्योंकि इस डेट को तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है क्यूमुलेटिवली। ठीक है, तो 1 मार्च यानी 1 महीने की हम कैपिटलाइज करेंगे, और बाकी मशीन शिप 2 रिमेनिंग शिप्स है उसको P&L में डाल देंगे। ठीक है, फटाफट से आंसर इसका आईसीआई का देखते हैं। As per India's 23, a qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. So, as per India's 23, an entity shall begin capitalizing borrowing cost as part of the cost of qualifying asset. तो हम कैपिटलाइज करेंगे बोरिंग कॉस्ट को ऑन कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट इज when the entity first meets all of the following conditions: it incurs expenditure for the asset, it incurs borrowing cost, it undertakes activities necessary to prepare the asset for intended use or sale. फिर यहाँ पे बताता है, ये यहाँ तक तो अभी सिर्फ इंडियस का ज्ञान दिया है। अब क्वेश्चन से रिलेटेड कहता है, शिप इज अ क्वालिफाइंग एसेट as it takes a substantial period of time for construction, thus the related borrowing cost should be capitalized. A marine transport borrows funds and incur expenditure in the form of down payment on 1st of April 2010 और 2000, यहाँ पे 25% की डाउन पेमेंट तीनों शिप्स के लिए दे चुका है। तो कंडीशन ए एंड बी आर मेट। However, condition C is met only on 1st of March 2, and that too only in respect of 1 ship. Thus, there is no capitalization of borrowing cost during the financial year ending 31st of March 2001. First year के लिए कोई capitalization नहीं है. Even during the financial year second year, borrowing cost relating to 1 ship whose construction had commenced on 1st of March 2002 will be capitalized from 1st of March to 31st March. All other borrowing costs are expensed. Expense मतलब P&L में चली जाएगी. Question 1 खत्म होता है. Question 2 सिंपल क्वेश्चन है।
X Limited has a treasury department that arranges funds for all the requirements of the company, including funds for working capital and expansion group. During the year ended 31st of March 2002, the company commenced the construction of a qualifying asset and incurred the following expenses. एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड एंड इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। 1 जुलाई 2001 को 2.5 लाख रुपए का खर्चा करा और 1 दिसंबर को हमने करा है 3 लाख का खर्चा। डिटेल्स ऑफ द बोरिंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर एज अंडर। एक लॉन्ग टर्म लोन है हमारा 10% का जिसकी 10 लाख का बैलेंस है और इंटरेस्ट पड़ता है उसका 1 लाख। एक वर्किंग कैपिटल लोन है जिसमें 5 लाख का बैलेंस है और 65,000 का उसका इंटरेस्ट है। कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट दैट नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम 3 चीज़ें चेक, कमेंसमेंट डेट देखते हैं। कमेंसमेंट डेट मतलब कैपिटलाइज हमें करना भी है कि नहीं, तो उसके लिए 3 कंडीशंस होती है। एक्सपेंडिचर इंकर हो गया, बोरिंग कॉस्ट इंकर हो गई और अंडरटेक एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर एसेट फॉर इंटेंडेड यूजर पर्पस। तो यहाँ पे हमारी बोरिंग कॉस्ट, हमने लोन ले रखा है तो बोरिंग कॉस्ट लग रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। ओके, अब कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करें? जब भी हमें जर्नल नोट्स दे रखे हैं और 2 कैटेगरीज दे रखी है, 3 कैटेगरीज दे रखी है, हमें एक निकालना पड़ता है कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे हमने निकाल रखा है। कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग। तो 1,65,000 का इंटरेस्ट है टोटल और उसमें 15 लाख रुपए की बोरिंग्स है, तो कैपिटलाइजेशन रेट आ गया हमारे पास 11%। 1,65,000 डिवाइड बाई 15 लाख, ये 11% का कैपिटलाइजेशन रेट हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा खर्चा हुआ है, 1 जुलाई को 2.5 लाख का खर्चा हुआ है, इंटू में 11% इसका इंटरेस्ट रेट है और ये खर्चा 1 जुलाई से हुआ है 31 मार्च 2002 तक, यानी कि कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो गए। तो 9/12 करके ये आ गई हमारी अमाउंट। 1 दिसंबर से खर्चा हुआ तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का खर्चा है। 3 लाख पे 11% का रेट, 4/12 मंथ्स और 11,000 का यहाँ पे कॉस्ट आ गई। टोटल करके 31,625 इज बोरिंग कॉस्ट दैट नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, 11% क्या रेट, ये क्या रेट है? कैपिटलाइजेशन रेट है जो हमने निकाला है, क्योंकि अलग अलग लोन्स है। अब ये 10% का लोन है, वर्किंग कैपिटल कितने के हैं? 65,000 का इसका इंटरेस्ट है, 5 लाख की इसकी टोटल बैलेंस है, तो इसका इंटरेस्ट बैठता है 13%। अब ये 2.5 लाख का 3 लाख का खर्चा हमने क्या पता यहाँ से करे, क्या पता यहाँ से करे, नहीं पता, तो इसलिए हमने एक एवरेज रेट ले लिया और कुछ नहीं करा इस पे। क्वेश्चन 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, an entity constructs a new head office building commencing on 1st of September 2001 which continues till 31st of December 2001। 1 सितंबर से 31 दिसंबर, ये 4 मंथ्स का पीरियड हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ दिस assets are 1 lakh rupees in September 2001 and 2.5 लाख in each of the months from October to December। हमने जो खर्चा करा है सितंबर के महीने में 1 लाख करा है और बाकी की रिमेनिंग 3 मंथ में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 2.5 लाख रुपए हर महीने करा है। The entity has not taken any specific borrowings to finance the construction of the asset but has incurred a finance cost on its general borrowings during the construction period। तो कोई स्पेसिफिक बोरिंग्स नहीं है बट जनरल बोरिंग्स है, उस पर हमने इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इंकर भी करा। During the year, the entity had issued 10% debentures with a face value of 20 lakh rupees and had an overdraft of 5 lakh, which was increased to 7.5 lakh in December. Interest was paid on the overdraft at 15% until 1st of October and then the rate was increased to 16%। तो जो हमारे पास जर्नल बोरिंग्स है उसमें एक तो हमारे पास 10% की डिबेंचर्स है जिनकी 20 लाख की वैल्यू है, दूसरा हमारे पास एक ओवरड्राफ्ट है जो वैसे तो 5 लाख रुपए का है बट दिसंबर के महीने में वो 7.5 लाख का हो गया, यानी कि शुरू के 3 मंथ्स में 5 लाख की वैल्यू है बट दिसंबर मंथ में हमें 7.5 लाख का ओवरड्राफ्ट मिल गया। इंटरेस्ट हमने फर्स्ट मंथ में 15% भरा है, क्योंकि सितंबर से हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, सितंबर से अक्टूबर तक, अंटिल अक्टूबर कहाँ है 15%, तो फर्स्ट मंथ का 15% है। उसके बाद कहा है कि रेट हो गया 16%, यानी रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए हो गया 16% का। क्वेश्चन कहता है calculate the capitalization rate for the computation of borrowing cost in accordance with India's 23 borrowing cost। तो एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। अब जब भी हमें जनरल बोरिंग्स दी होती है हमें कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए होता है,
ठीक है, क्योंकि 2-3 तरीके की अलग अलग बोरिंग्स होती है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। तो हमें एक रेट चाहिए जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं, जिसके बेसिस पे जो भी हमने खर्चा करा है उसको हम कैपिटलाइज कर सके अपनी क्वालिफाइंग एसेट में। अब सबसे पहले ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं, वैसे तो क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको हम क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे, बट नॉर्मली 4 मंथ्स है तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है या नहीं, ये मैनेजमेंट का एक इंटेंशन है, क्योंकि इंडेक्स 23 कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बताता क्वालिफाइंग एसेट के लिए। तो ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हम इसको एज्यूम कर लेंगे, इट इज़ अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए एक तो इंटरेस्ट हमारा कितना है ऑन टोटल जर्नल बोरोइंग्स, और कितनी बोरोइंग्स का बैलेंस है हमारे पास। अब इसकी एक कैलकुलेशन अलग होगी जो हमने इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं करी, क्योंकि पिछली बार इससे पहले अगर जब भी हमने कैपिटलाइजेशन रेट निकाला है हमें फुल ईयर का निकाला है, बट यहाँ पे हमारा जो पीरियड है सिर्फ सितंबर से दिसंबर यानी कि 4 मंथ्स का पीरियड है। तो इसके लिए हम लेते हैं वेटेड एवरेज बोरोइंग। कैसे होगी कैलकुलेशन, लेट्स सी। इंटरेस्ट निकालेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास 10% के डिबेंचर्स है, 20 लाख की उसकी कॉस्ट, 20 लाख की उसकी बैलेंस है, और हम यूज़ कर रहे हैं ये ओनली फॉर 4 मंथ्स, सितंबर से दिसंबर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स 4 महीने का हमारा वो है क्वालिफाइंग एसेट का कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो जितना पीरियड है उतने टाइम में ही हम उसको बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, उससे अलावा कोई बोरिंग कॉस्ट अगर होती है तो वो पीएनएल में जाती है। तो 10% के डिबेंचर्स 20 लाख रुपए का इसका अमाउंट है। और एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ ठीक है, 10% के डिबेंचर्स 20 लाख की उनकी वैल्यू है, 10% रेट है, बट हम सिर्फ 4 मंथ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 4/12 करके हमने निकाल लिया अमाउंट इंटरेस्ट की। जितने पीरियड में हमारा क्वालिफाइंग एसिड रेडी हो रहा है उतने पीरियड का इंटरेस्ट कितना है, 66,667 रुपीज़। कैसे लिया, 20 लाख की वैल्यू है, 10% का रेट है, 4 मंथ्स। उसके बाद हमारे पास एक ओवरड्राफ्ट है 5 लाख का, जो दिसंबर महीने में 7.5 का हो गया। ठीक है, बट सितंबर महीने में 5 लाख का ही है, तो ओवरड्राफ्ट हो गया 5 लाख का। रेट कितना है उसका, 15%, सितंबर में 15% है, एक महीने की ले रहे हैं सिर्फ सितंबर का, तो 1/12 करा, तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। फिर ओवरड्राफ्ट 5 लाख का ही है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स में, 2 महीने अक्टूबर एंड नवंबर में 5 लाख का ही है, बट रेट हमारा चेंज हो गया 15 से 16, क्योंकि अक्टूबर मंथ से 16% का रेट बढ़ गया, तो इस पे 16% के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। दिसंबर महीने में इंटरेस्ट रेट कितने हैं, 16, मंथ्स कितने हैं, सिर्फ एक महीने की ही बात कर रहे हैं, बट अमाउंट 5 लाख से कितनी होगी, 7.5 लाख। तो अब जब हम लोन पे इंटरेस्ट देंगे 7.5 लाख पे देंगे, 16% एक महीने का कितना, 10,000। तो हमारे पास आ गई टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट 96,250। तो कैपिटलाइजेशन रेट के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट चाहिए, हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। अब बोरिंग्स, ये कैसे निकाले, बोरिंग्स भी हम निकालेंगे, इस कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग्स हमने यहाँ पे करी है। बोरिंग्स ये जो होगी वो होगी वेटेड एवरेज बोरिंग्स। ठीक है, क्या मतलब, 20 लाख रुपए का हमारे पास डिबेंचर थे, और कितने महीने के लिए थे हमारे पास, अब कंपनी के पास, मतलब कितने महीने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, इन द सेंस क्वालिफाइंग एसेट के वक्त हम कितनी अमाउंट को कैपिटलाइज करेंगे, कितने पीरियड के लिए, 4 मंथ्स के लिए। तो 20 लाख रुपए हम कब लेंगे, 4 महीने के लिए हम इसको कर रहे हैं कैपिटलाइज, तो 20 लाख इंटू में 4। इसके बाद ओवरड्राफ्ट है 5 लाख का, और 7.5 लाख का है दिसंबर में। तो 5 लाख हम कितने पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी 3 मंथ्स के लिए। तो 5 लाख इंटू में 3 मंथ्स, और बचा कुचा कितने हैं, 7.5 लाख सिर्फ दिसंबर के लिए, तो 7.5 इंटू 1। ये हमने करा गया है, ये हम वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब हमारे पास जो बोरिंग्स है उस कितनी बोरिंग्स है अगर हम एवरेज देखें तो, एक तो 20 लाख की बोरिंग्स है, 5 लाख की है, 7.5 लाख की, मतलब वही अमाउंट चेंज हो गई, बट 7.5 लाख की यूज़ हम सिर्फ एक महीने ही कर रहे हैं, 5 लाख की हम 3 मंथ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, 20 लाख हम पूरे 4 मंथ्स के पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 4 मंथ्स कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा वेटेड बोरिंग्स, कि हमारे पास टोटल बोरिंग्स का बैलेंस कितना है। तो आ गया 25,62,500।
अब हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी है, कैपिटलाइजेशन रेट और बोरिंग भी है, तो कैपिटलाइजेशन रेट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट डिवाइड बाय बोरिंग 96,250 डिवाइड बाय दिस बोरिंग, तो 3.756 का हमारे पास क्या आ गया, कैपिटलाइजेशन रेट। अब क्वेश्चन ने तो सिर्फ हमसे कैपिटलाइजेशन रेट निकालने को ही कहा है कि कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। एक हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कि कितनी बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सितंबर मंथ में हमने 1 लाख रुपए का खर्चा करा है, बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमने 2.5 लाख का खर्चा करा है। तो 1 लाख पे 3.756% हम कैपिटलाइज करेंगे सिर्फ 1 मंथ के लिए। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2.5 लाख का खर्चा है, ठीक है। तो इन तीनों मंथ्स में हम क्या करेंगे, 2.5 लाख इंटू में 3.756 इंटू में 3/12, ये जो भी अमाउंट आएगी इतने ही बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। ओके ये क्वेश्चन खत्म होता है, फटाफट से आइसे का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कहता है, सिंस द एंटिटी हैज ओनली जनरल बोरिंग्स, हेंस द फर्स्ट स्टेप विल बी टू कंप्यूट द कैपिटलाइजेशन रेट। द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द जनरल बोरिंग्स ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले हमने निकाल ली टोटल फाइनेंस कॉस्ट जो हमारी 96,250 आई है। कैसे, फाइनेंस कॉस्ट 20 लाख के डिबेंचर्स 10% का रेट और 4 मंथ सितंबर से दिसंबर। फिर इंटरेस्ट 15% लिया ओवरड्राफ्ट पे 5 लाख पे अमाउंट पे 1 महीने का। फिर 16% का रेट लिया अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स के लिए। फिर 16% लिया 7.5 लाख के अमाउंट पे 1 महीने का। फिर निकाली वेटेड एवरेज बोरिंग्स। ये कौन सी है, वेटेड एवरेज, वेटेड है। वेट कैसे, हमने टाइम वैल्यू के बेसिस पे वेट दिया है ऐसे, टाइम वैल्यू, क्योंकि 20 लाख का है उस पर 4 मंथ्स का वेट दिया, क्योंकि वो डिबेंचर्स पूरे 4 महीनों में चेंज नहीं हो रही इसकी वैल्यू। 5 लाख रुपए सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिड है और 7.5 लाख 1 मंथ्स के लिए। टोटल कितने मंथ्स हमारे, 4 मंथ। तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई और हमारा कैपिटलाइजेशन आ गया 3.756। इन्होंने टोटल बोरिंग कॉस्ट नहीं निकाली कि कितनी कैपिटलाइज होगी, जो हमने यहाँ पे कैपिटल करा है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो इन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया। क्वेश्चन 3 हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, K Limited began construction of a new building at an estimated cost of 7 lakh rupees on 1st of April 2001. To finance construction of the building, it obtained a specific loan of 2 lakh rupees at an interest rate of 9% per annum. The company's other outstanding loans were, एक 7 लाख का लोन है, एक 9 लाख का है जिसका रेट ऑफ 12 और 11% है। The expenditure incurred on the construction was, अलग अलग डेट्स पे इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, 1.5, 2, 3.5 और 1, और टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 8 लाख रुपए का। अगर हम सम कर दे, 2, 1, 3, 6, 7 और 50, 50, 8 लाख, ठीक है। भले ही यहाँ पे कंपनी की एस्टिमेशन है कि वो 7 लाख रुपए का खर्चा करेगी, बट 8 लाख हो गया, तो ये 7 लाख हमारे क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है। वो एस्टिमेट है बट एक्चुअल में हमारा 8 लाख का खर्चा हुआ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड बाई 31 जनवरी 2002। 31 जनवरी को कंस्ट्रक्शन खत्म भी हो गई। Following the provisions of Ind AS 23 borrowing cost, calculate the amount of interest to be capitalized and pass necessary journal entry for capitalizing the cost and borrowing cost in respect of the building as on 31 जनवरी 2002। ठीक है, एक तो कितना इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज होगा, फिर एक जर्नल एंट्रीज पास करके देनी है। देखो, कैपिटलाइज इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा उसको निकालने के लिए हम देखेंगे हमारा एक्सपेंस कितना हुआ है और उस पर हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। दो जर्नल बोरिंग्स है हमारे पास, एक 7 लाख की है, एक 9 लाख की है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 11%। अगर हम टोटल इंटरेस्ट देखें इस पे, तो 7 लाख इंटू में 12%, 84,000, 9 लाख इंटू में 11%, 99,000, टोटल इंटरेस्ट आ गया 1,83,000 का। 7 + 9 16 लाख का लोन है, तो एक कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दिया, 1,83,000 डिवाइड बाई 16 लाख, 11.4375% का हमारा आ गया कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ टाइम वैल्यू को रिलेटेड नहीं करा पिछले क्वेश्चन की तरह। रीज़न मीन टाइम इसमें सेम है, अप्रैल से नवंबर,
1 अप्रैल से 31 जनवरी 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी, यानी 10 मंथ्स है। मंथ सेम अगर हम इसको इंटू 10/12 भी कर देते तब भी कोई मतलब नहीं था, अमाउंट भी सेम है, तो कुछ टाइम वैल्यू भी हमने ली नहीं है इसमें एडजस्टमेंट। क्वेश्चन 3 डिफरेंट था जो हमने इससे पहले देखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटलाइजेशन रेट। अब हमने जो एक्सपेंस करा है फर्स्ट मतलब अप्रैल 2001 में हमने करा है 1.5 लाख रुपए का खर्चा। अब इस एसेट के लिए हमने एक स्पेसिफिक लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का। अगर कोई स्पेसिफिक लोन है सिर्फ उसी पर्पज के लिए, तो सबसे पहले अमाउंट हमारी इसी लोन में से खर्च होगी। तो 2 लाख रुपए में से हमने 1.5 लाख रुपए खर्च करे, तो जो हमारा सोर्स है अपना फंड का वो क्या है, स्पेसिफिक बोरिंग। कितनी, 1.5 लाख की। स्पेसिफिक बोरिंग का रेट क्या है, 9%, तो हमने ले लिया 9% के रेट पे। अब हमारी कंस्ट्रक्शन कब चल रही है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 31 जनवरी को ख़त्म हो रही है। अगर हम कमेंसमेंट डेट निकालने पे आए तो क्या कहते हैं, कंडीशन ए कहता है कि इंटरेस्ट इंकर हो गया, कंडीशन बी कहती है बोरिंग पे सॉरी बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड हो गई, कंडीशन बी कहती है अपना एक्सपेंस इंकर्ड हो गया, और कंडीशन सी कहता है दैट इट हैज़ अंडरटेकन एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू प्रोवाइड क्या कहते हैं, एसेट फॉर इंटेंडेड पर्पस यूज, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज भूल गया बट कोई नहीं, तो ये भी फुलफिल हो जाए। तो हमारी बोरिंग कॉस्ट इंकर होनी स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से। हमने लोन ले रखे है, एक्सपेंडिचर भी हमने कर दिया है, और अंडरलाइंग एक्टिविटीज भी हमने स्टार्ट कर दी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन भी हमने बिगिन कर दिया। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल है। कमेंसमेंट डेट हमारी कितनी हुई, 1 अप्रैल ही हुई। स्पेसिफिक बोरिंग्स और ये 1 अप्रैल से कितना 31 जनवरी तक 10 मंथ्स हो गई। तो 10 मंथ्स डिवाइड बाई 12 हमने निकाल दी, हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी इसको सॉल्व करके। अब अगस्त में क्या कहते हैं, 2 लाख रुपए का खर्चा करा। हमारा जो स्पेसिफिक लोन था उसमें से 1.5 लाख का तो खर्चा हम कर चुके हैं, बैलेंस बचा है 50,000 का। तो ये 50,000 पे भी 9% का रेट आ जाएगा। अब कितने मंथ्स के लिए हम इसको डालेंगे, इसको भी हम डालेंगे 10 महीने तक, 10/12, ठीक है। रीजन मीन अगर कोई स्पेसिफिक बोरिंग है तो उसका इंटरेस्ट हम फुल पीरियड के लिए डालते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट यूटिलाइज्ड। कहने का मतलब 2 लाख रुपए हमने लिए हैं, हमने अभी 1.5 लाख रुपए का खर्चा करा है 9% का, 1 अप्रैल को ही करा है, मतलब अभी 10 महीने बाकी है, तो 10 महीने तक हमने पूरा ले लिया इंटरेस्ट। बट अगस्त में सिर्फ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने बाकी है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए वैसे तो, बट जब भी अगर स्पेसिफिक बोरिंग है हम पूरा मंथ लेते हैं 10। एक फटाफट से ये मेरे ये जो कंसेप्ट नोट्स में से हम एक बार फटाफट देख लेते हैं, ये क्या कहता है ये, हाँ। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस इंकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट ऑन डिफरेंट डेट्स। तो डिफरेंट डेट्स में जितना मर्जी खर्चा हुआ हो हम एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट ही लेंगे स्पेसिफिक बोरिंग में। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब 9% की बोरिंग कॉस्ट है, 9% का इंटरेस्ट है, और 10 मंथ्स के लिए हमने लिया है, ये यूज़ कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहे तो फुल एसेट पीरियड के लिए यूज़ करेंगे, जब तक वो क्वालिफाइंग एसेट हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है फुल पीरियड के लिए। बट जनरल बोरिंग में ये डिफरेंस हो जाएगा, अभी देखते हैं। अब ये 2 लाख में से 50,000 रुपये तो हमने डाल दिए स्पेसिफिक के, रिमेनिंग 1.5 लाख हम डालेंगे जनरल बोरिंग्स। जनरल बोरिंग्स के 1.5 लाख, जनरल बोरिंग का रेट 9% नहीं है, ये है 11.4375, हमने यहाँ पे निकाला है कैपिटलाइजेशन रेट। और जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 6/12 से, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने अभी बाकी है, मतलब ये खर्चा हम 6 महीने तक यूज़ करेंगे, 6 महीने तक कंस्ट्रक्ट होगा, तो 6 मंथ्स का हम कैपिटलाइज करेंगे सर। और स्पेसिफिक हमने फुल करा 10 मंथ्स का। फिर अक्टूबर में 3.5 लाख का खर्चा करा, अपने 2 लाख तो पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो 3.5 लाख पे अपना कैपिटलाइजेशन रेट लगेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के हिसाब से हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। फिर जनवरी में 1 लाख का खर्चा, कैपिटलाइजेशन रेट सिर्फ 1 महीने का हम कैपिटलाइज करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास करो कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट की कितनी हो रही है। तो कॉस्ट तो हमारे एसेट की है 8 लाख की। एक बोरिंग कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट नहीं करी, बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट आ जाएगी
यानी ये कहाँ गया, हाँ, एसेट हमारा 8 लाख का हो गया, प्लस इसमें हम कर देंगे बोरिंग कॉस्ट, तो ये हमारी टोटल एसेट की वैल्यू आ जाएगी। जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट में कितनी वैल्यू दिखेंगे 8 प्लस बोरिंग कॉस्ट टू बैंक। अगर हम फुल पेमेंट कर चुके हैं बोरिंग कॉस्ट और इसकी 8 प्लस बोरिंग कॉस्ट डाल देंगे। बट अगर फुल पेमेंट नहीं करी, लेट से बोरिंग कॉस्ट अभी हमारी वो है ड्यू होनी है, अभी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हो सकता है हम ईयर एंड पे पे करें, और जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं लेट से 31 जनवरी को ही पास कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग है अभी उस डेट पे, तो बोरिंग कॉस्ट अलग से दिखा देंगे। इसकी कैलकुलेशन फटाफट कर लें यहाँ पे, फिर आईसीआई के आंसर से मैच कर लेते हैं। 1.5 लाख इंटू में 9% इंटू में 10 डिवाइड बाई 12, 50,000 इंटू में 9% इंटू में 10 डिवाइड बाई 12। मैं सीधे कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख नहीं रहा। 1.5 लाख इंटू में 11.4375% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, 3.5 लाख इंटू में 11.4375% इंटू में 4 डिवाइड बाई 12, और 1 लाख इंटू में 11.4375% इंटू में 1 डिवाइड बाई 12, ये आ जाता है टोटल 37,875 की अपनी बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, फटाफट से आईसीआई का सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा खत्म है। क्वेश्चन 4 का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहे हैं पहले। ये 16 लाख का टोटल लोन है, 183 का ये है, वो 11.4375 की अपनी आ गई कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, ये हमने निकाल लिया 11.4375 का कैपिटलाइजेशन रेट। कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट के लिए क्या कहा, 1 अप्रैल को 1.5 लाख का खर्चा है, ये स्पेसिफिक बोरिंग से करा है, फाइनेंस करा है। 1.5 लाख इंटू में 9 इंटू में 10/12, अभी तो फुल मंथली है। अगला खर्चा हमने 2 लाख का करा था अगस्त में, 50,000 जाएंगे स्पेसिफिक से और 1.5 लाख जाएंगे जर्नल से। जर्नल का हमने ले रखा कैपिटलाइजेशन रेट है और 6 महीने का पीरियड, बट स्पेसिफिक के लिए नोट करो रेट तो 9% है ही, हम 10 मंथ्स का पीरियड ले रहे हैं, यानी फुल अमाउंट फुल पीरियड के लिए हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। फिर 3.5 लाख जर्नल से गए जितने 4 मंथ्स के लिए रेट लेके, और ये आ गया 37,875, ये अपना भी आ गया 37,875। ठीक है, एक नोट क्या कहता है, सिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग स्टार्टेड ऑन 1st अप्रैल, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ऑल लेटर एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हैड बीन इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ। इसका मतलब है क्योंकि बिगिनिंग में हो रहा है तभी वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उस मंथ को। अगर ये 31 अगस्त को होता तो अगस्त पीरियड की जगह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने के हिसाब से लेते, बट इन्होंने एज्यूम करा कि 1 अगस्त को ही खर्चा हो गया। टोटल एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज कितना, 8 लाख रुपए का तो एक्सपेंस था, 37 का ये है, तो टोटल अमाउंट आ गई 37,875। बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा जर्नल एंट्रीज 37,875, बैंक अकाउंट से 8 लाख हमने पे कर दिए। 8 लाख है, कितने हैं, इन्होंने तो ज़्यादा एक जीरो डाल दिया, बट कोई नहीं। इंटरेस्ट पेबल यानी जो आउटस्टैंडिंग अपनी बोरिंग कॉस्ट है वो डाल दी, यहाँ पे नोट दिया above entry it is assumed that the interest amount will be paid at the year end, hence entry for interest payable has been passed on 31 जनवरी। बट यही अगर हमने पे कर दिया है तो बिल्डिंग टू बैंक अकाउंट चली जाएगी फुल अमाउंट, सॉरी। तो क्वेश्चन 4 इसके साथ हमारा खत्म होता है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, On 1st of April 2001, Entity A contracted for the construction of a building for 22 lakhs. The land under the building is regarded as a separate asset and is not a part of qualifying asset. The building was completed at the end of March 2002. यानी एक साल बाद बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, एंड ड्यूरिंग द पीरियड द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। क्या पेमेंट्स दी है, 1st of April को हमने दिया है 2 लाख रुपए, 200 इंटू में 1000 2 लाख। 30th ऑफ जून को एक पेमेंट करी है, 31 दिसंबर 31 मार्च को पेमेंट करी है, टोटल 22 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। एंटिटी एज बोरोइंग्स एट इट्स ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 2002 वर एज फॉलोज। ये तो खर्चा हुआ है, बोरोइंग्स हमारे पास क्या क्या है इसके पास, ए 10% 4-year note with a simple interest payable annually
विच रिलेट स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट, यानी ये इसी प्रोजेक्ट के लिए है, ये हो गई हमारे पास एक स्पेसिफिक बोरोइंग। डेट आउटस्टैंडिंग ऑन 31st of March 2002 amounted to rupees 7 lakh rupees. Interest of 65,000 was incurred on these borrowings during the year, and interest income of 20,000 was earned on these funds while they were held in anticipation of payments. क्या करें, एक स्पेसिफिक बोरिंग है, 7 लाख रुपए का बैलेंस अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट हमने अर्न करा है इस पर सॉरी इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ 65,000 पूरे साल का, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 65,000, उसमें से 20,000 रुपये हमने इंटरेस्ट इनकम कहीं पे अगर हमने पार्शियली या टेम्परेली इन्वेस्ट करा है उसमें 20,000 की अर्निंग हुई है, तो इस अर्निंग को माइनस कर देंगे और टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया ऑन स्पेसिफिक बोरिंग 45,000। ठीक है, अब अगर हम ये कैलकुलेशन करें कि 7 लाख रुपये का इंटरेस्ट 7 लाख रुपये का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 10% का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 7 लाख इंटू 10% 70,000 की हमारी इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए, बट क्वेश्चन है 65 दे रखे हैं, तो हम ये इस कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, 65 ही लेंगे, इसमें से इनकम माइनस करके 45,000 हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। ठीक है, अब बी को पार्ट देखते हैं। बी हमारे बोरिंग पड़ी एक 12.5% का रेट है, 10 साल का नोट है, सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली, डेट आउटस्टैंडिंग हमारे पास 1 अप्रैल 1 को अमाउंट था 10 लाख का, एंड इट रिमेन्ड अनचेंज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में चेंज नहीं हुआ। फिर एक और जर्नल बोरिंग है, ये जर्नल बोरिंग होगी, दूसरी भी जर्नल बोरिंग है, 10% का है, डेट आउटस्टैंडिंग ऑन 1st of April अमाउंटेड टू 15 लाख एंड रिमेन्ड अनचेंज ड्यूरिंग द ईयर। तो बी एंड सी आर बोथ जर्नल बोरिंग्स। इसमें से हमने क्या करा, 10 लाख का 12.5%, 1,25,000 का इंटरेस्ट आया, 15 लाख पे 10%, 1.5 लाख का आया, टोटल इंटरेस्ट आ गया 2,75,000। 2,75,000 डिवाइड बाई 10 लाख प्लस 15 यानी 25 लाख से डिवाइड करा तो हमारा एक कैपिटलाइजेशन रेट आ गया कितना, 11% का। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बोरिंग कॉस्ट बताओ विच कैन बी कैपिटलाइज एट द ईयर एंड एज पर रेलिवेंट इंडियस, जिसको हम कैपिटलाइज कर सके। तो ठीक है, बता देते हैं। देखो जी, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। अब स्पेसिफिक बोरिंग हमें दे रखी है, इसकी इन्होंने कैलकुलेशन पहले से करके दे रखी कि इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इतनी इनकम है और इतना 45,000 का हमारा इंटरेस्ट आया। स्पेसिफिक बोरिंग के लिए हमने देखा था जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है उसी को हम कैपिटलाइज करते हैं, इसको हम टाइम बेसिस पे नहीं करते कि कब कितना खर्चा हुआ, तो एक्चुअल अमाउंट 45,000 ही कैपिटलाइज होगी। तो सबसे पहले तो बोरिंग कॉस्ट में आ जाएगा अपनी स्पेसिफिक बोरिंग्स का इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 45,000। अब जनरल बोरिंग्स के लिए कितना डालें वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेट हमने निकाल लिया 11%। अब कब कब खर्चा हुआ है, सबसे पहला खर्चा हुआ 1st of April को 2 लाख का, स्पेसिफिक हमारे पास पड़ा था 7 लाख रुपए, तो इसी में से हमने करा होगा, तो 2 लाख रुपए तो हमने खर्च कर दिए 1 अप्रैल 2001 को स्पेसिफिक बोरिंग्स है, जो हमारा सोर्स ऑफ फंड्स है वो है स्पेसिफिक बोरिंग्स। 30th of June को 6 लाख रुपए और खर्चे कर दिए, 7 में से 2 लाख तो हम पहले यूज कर ही चुके हैं, रिमेनिंग 5 लाख, तो 5 लाख को हमने और डाल दिया स्पेसिफिक बोरिंग में, तो 5 और 2 ये 7 लाख तो हमारे यूटिलाइज हो गए स्पेसिफिक बोरिंग के। अब इसके बाद जो भी खर्चा होगा हम ये मानेंगे कि वो जनरल बोरिंग से करा गया है, तो 6 लाख में से 5 लाख एडजस्ट हो गया, 1 लाख जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम जनरल बोरिंग से मानेंगे, उसको हम 11% से मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा कैपिटलाइजेशन रेट है। कितने मंथ्स के लिए करेंगे, 30th of June दे रखा है, 1 जून नहीं है, 30th of June है, यानी जून के महीने का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को हमारा कंप्लीट भी हुआ ये ईयर एंड है, तो 9 मंथ्स हो गए। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने हो गए। 31 दिसंबर को 12 लाख का खर्चा हुआ है, तो 12 लाख को हमने जनरल बोरिंग से डाल दिया 11%, दिसंबर तो हम काउंट नहीं करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च हमने ले लिए 3 मंथ्स। फिर खर्चा हुआ 31 मार्च को 2 लाख का, जनरल बोरिंग से 2 लाख का 11%, बट कितने महीने के लिए, कोई महीना है ही नहीं, लास्ट डे 31 मार्च है, 31 मार्च ही है ये, तो यहाँ पे 0/12 यानी इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्या क्या सॉल्व करा इसमें हमने, एक तो ये जनरल बोरिंग्स 1%, 1 लाख पे 11%, 9/12, और दूसरा 12 लाख पे 11%, 3/12 करके 41,250 रुपये की हमारी आ गई जनरल बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट। ये आ गई 41,250, तो 45,000 प्लस 41,250
ये आ गया 86,250 की हमारी आगे टोटल बोरिंग कॉस्ट, जिसको हम कैपिटलाइज करेंगे, विच कैन बी कैपिटलाइज एज पर इंडियस 23। फटाफट से इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या कहता है ये? एज पर इंडियस 23, व्हेन एन एंटिटी बोरोस फंड्स specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity should determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization as the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period less any investment income on the temporary investment of those borrowings। वो ये कहानी बताई है यहाँ पे। The amount of borrowing cost eligible for capitalization in cases where the funds are borrowed generally should be determined based on the capitalization rate and expenditure incurred in obtaining a qualifying asset. These costs incurred should first be allocated to the specific borrowings। ये बस कहानी ऊपर थ्योरी में बताइए और कुछ नहीं। अब ये काम आईसीए ने थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से करा है। एनालाइज ऑफ एक्सपेंडिचर क्या कहता है ये? इंडियन डेट्स पे इतना इतना खर्चा हुआ, अमाउंट एलोकेटेड इन जर्नल बोरिंग्स, तो 7 लाख की हमारी स्पेसिफिक बोरिंग्स थी, तो 2 लाख हमारा जर्नल बोरिंग्स में एलोकेट नहीं हुआ, जीरो कर दिया इन्होंने। 600 में से 5 लाख तो हमने डाल दिया स्पेसिफिक में, तो जर्नल में कितना जाएगा? 1 लाख का यहाँ पे डाल दिया इन्होंने। स्टार करके इन्होंने बताया भी है कि स्पेसिफिक बोरिंग 7 लाख की थी, फुली यूटिलाइज होगी 1 अप्रैल और 30 जून को टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। हेंस द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर 1 लाख एलोकेटेड टू जर्नल बोरिंग्स। 31 दिसंबर को पूरा 12 लाख जर्नल बोरिंग्स पे आ गया और 31 मार्च को पूरा 2 लाख आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है यहाँ पे? वेटेड फॉर द पीरियड आउटस्टैंडिंग ले लिया, यानी कि जो हमारा 1 लाख रुपए है कितने पीरियड के लिए है? वो है 9 मंथ्स बाय 12। 12 लाख रुपए अपने 3 महीने के लिए है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च का पीरियड हमारा 0 है, तो हमारे वेटेड एक्सपेंस निकाल लिया 375 का। हमने तो यहाँ पे जो हम करते हैं या पिछले क्वेश्चंस में अलग अलग दिया है कि 1 लाख का खर्चा है, 12 लाख का खर्चा है। इन्होंने कहा कि 3,75,000 का खर्चा है टोटल। एक तरह से वेटेड एवरेज निकाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये एक तरीका है, बट अपने तरीके पे स्टिक रहो, वो ज़्यादा बेटर है एक ही फॉर्मेट पे। फिर कहता है कैपिटलाइजेशन रेट रिलेटिंग टू द जनरल बोरिंग शुड बी वेटेड एवरेज of the borrowing cost applicable to the entities borrowing that are outstanding during the period other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining qualifying asset। अभी कहानी लिखी है, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दिया 11% का। कैसे? 10 लाख पे 12.5%, 15 लाख पे 10%, टोटल 25 लाख, 11% का रेट जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, कैपिटलाइजेशन रेट 11 लाख का। अब इन्होंने करा गया, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करें? स्पेसिफिक लोन में 65,000 का हमारा कॉस्ट थी और लेस इंटरेस्ट इनकम थी 20,000 की, तो ये नेट 65 माइनस 20 आ जाएगी 45,000। जर्नल बोरिंग्स में इन्होंने निकाल दिया 41,250। ठीक है, हमने भी इतना ही निकाला था, कितना? 41,250। बट इनका निकालने का तरीका क्या है? इन्होंने एक टोटल एक्सपेंस लिया वेटेड का, उसको 11% से डाल दिया। हमने क्या करा? हमने बार बार करा 1 लाख को 11% टू 9/12, 12 लाख को 11% इंटू 3/12। इन्होंने क्या करा? पहले 1 लाख इंटू में 9/12 कर दिया, फिर 12 लाख इंटू में 3/12, जो अमाउंट आई उसको डायरेक्ट एक साथ कर दिया 11% से। सेम चीज़ है, एक तरीके से प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। इन्होंने 1 लाख इंटू 9/12 करा, 12 लाख 3/12, तो यही करा हमने भी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल 86,250 दैट नीड्स टू बी कैपिटलाइज, तो 86,250 कैपिटलाइज होगा। ठीक है, खत्म इसके साथ क्वेश्चन 5, द एंड ऑफ क्वेश्चन 5। Let's start question number 6. In a group with parent company P, there are 3 subsidiaries with the following business: subsidiary A real estate company, subsidiary B construction company and subsidiary C finance company। मतलब एक पेरेंट कंपनी है और उसके आगे 3 सब्सिडरीज है, सब्सिडरी ए बी एंड सी, जिसके अलग अलग बिजनेस है। एक रियल एस्टेट का काम करती है, एक कंस्ट्रक्शन करती है, एक फाइनेंस करती है। पेरेंट कंपनी हैज नो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ इट्स ओन बट परफॉर्म्स मैनेजमेंट फंक्शंस फॉर इट्स सब्सिडरी। पेरेंट के पास अपना कोई काम नहीं है, वो बस अपनी सब्सिडरीज की मैनेजमेंट करता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश मैनेजमेंट द ग्रुप आर कोऑर्डिनेटेड सेंट्रली एंड फाइनेंस कंपनी इज अ व्हीकल यूज्ड बाय द ग्रुप सोलली फॉर रेजिंग फाइनेंस। ये जो कंपनी सी है फाइनेंस कंपनी, इसका काम क्या है कि बस इसको फाइनेंस लेके आना है, ये अपने फाइनेंस को मैनेज करती है कि फाइनेंस कहाँ से रेज करना है। ऑल एंटिटीज इन द ग्रुप प्रिपेयर इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड 2001-2। ठीक है, हर एक कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ बता रखा है, बट क्वेश्चन की सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं,
फिर ये डेटा देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द 4 एंटिटीज फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड 2001-2। यानी बोरोइंग कॉस्ट बताओ कि कितनी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक एंटिटी के लिए बताना है। चलो, इससे पहले हम ये डेटा रीड करें जो हमें दे रखा है। एक हमने पहले डिस्कशन करी थी कि हम बोरिंग कॉस्ट किस डेट से क्या कहते हैं, किस डेट से हम कैपिटलाइज करना स्टार्ट करते हैं। वो होती है कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट क्या होती है, जब ये जिस दिन पे ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए। क्या कंडीशंस है कि कंपनी बोरिंग कॉस्ट इंकर कर रही है, कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है अपने एसेट पे, इट इंकर्स द बोरिंग कॉस्ट, इट इंकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, एंड थर्ड इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर एसेट फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। जिस दिन ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी हम कर देंगे अपनी कमेंसमेंट कर देंगे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना। ठीक है, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि कमेंसमेंट डेट ही नहीं होगी। तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। इसको हम माइंड में रखते हुए अभी रीड करते हैं। रियल एस्टेट कंपनी, इसके पास एक बोरोइंग्स है 10 लाख की विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। इसने एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 15,40,000। इसने एक्सपेंडिचर भी करा है एक क्वालिफाइंग एसेट पे। ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर परफॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी। अमाउंट्स इनवॉइस टू रियल एस्टेट कंपनी इंक्लूडेड 10% प्रॉफिट मार्जिन। यानी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया अपने क्वालिफाइंग एसेट में, तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। इसके पास एक लोन है यानी इस पे बोरिंग कॉस्ट को इंकर करेगा, कंडीशन ए फुलफिल हुई। एक्सपेंडिचर भी कर दिया, कंडीशन बी भी फुलफिल है, और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, कंडीशन सी भी फुलफिल होती है। तो यानी रियल एस्टेट कंपनी कैपिटलाइज कर सकता है, अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकता है। अब कितनी कैपिटलाइज करेगा, 10 लाख का लोन है, 7% की इंटरेस्ट रेट है, तो 7% के हिसाब से 70,000 की इसकी बोरिंग कॉस्ट बनती है जिसको ये कैपिटलाइज कर सकता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताया कि इसके पास कोई बोरिंग्स नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड, नो बोरिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, एंड इट फाइनेंस्ड 10 लाख रुपीज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स यूजिंग इट ओन कैश रिसोर्सेज। अब देखो, कोई बोरिंग्स नहीं है यानी कंडीशन ए दैट द कंपनी हैज इंकर्ड बोरिंग कॉस्ट वो सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। बट इसने खर्चा करा है यानी कि कंडीशन जो बी है अपनी कमेंसमेंट डेट की, दैट इट हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर, वो फुलफिल हो रही है। और कंडीशन सी तो स्टार्ट हो ही गई थी कि कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो चुके क्वालिफाइंग एसेट पे, बट इसके पास बोरिंग्स ही नहीं है तो ये कैपिटलाइजेशन क्या करेगा, कौन सी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगा, कर ही नहीं सकता ये। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, नो, निल। ठीक है, फाइनेंस कंपनी के बारे में हमें डिटेल्स दी है। इट रेज्ड 20 लाख रुपीज एट 7% पर एनम एक्सटर्नली। यानी 20 लाख रुपए का इसके पास लोन है, इसने बोरिंग कॉस्ट तो इंकर करी, एंड इशूड अ लोन टू पेरेंट कंपनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एट द रेट ऑफ 8%। बट उसने वो लोन पेरेंट कंपनी को दे दिया, उसने वो लोन क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा नहीं। तो फाइनेंस कंपनी के पास क्या कहते हैं, बोरिंग कॉस्ट तो है, लोन तो है, बट इट डिड नॉट इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर नहीं करा इसने, तो इस पे भी हो जाएगी नील। फाइनेंस कंपनी का रीजन है कि इसने एक्सपेंडिचर नहीं करा, कंस्ट्रक्शन कंपनी का है कि इसने एक्सपेंडिचर तो करा है, इसके पास कोई, इसने इंकर नहीं करी बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट को इंकर नहीं करा। अब आती है पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी में क्या होगा, ये दो स्टेटमेंट्स बनाती है, एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों तरफ से देखते हैं कि क्या करेगा। इसके बारे में है कि इट यूज्ड लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी टू एक्वायर अ न्यू सब्सिडरी, no qualifying assets apart from those in real estate company and construction company. Parent company did not issue any loans to other entities during the period. क्या कहता है, अगर हम एसएफएस की बात करें, क्या पेरेंट कंपनी ने कोई खर्चा करा है क्वालिफाइंग एसेट पे, इन तीनों पॉइंट्स के हिसाब से तो नहीं करा। इसने अगर लोन लिया भी है, अपनी फाइनेंस कंपनी ने जो 20 लाख रुपए दिया था, इसने पेरेंट कंपनी को इशू कर दिया वो 8% पे, तो इसने वो लोन को यूज करा न्यू सब्सिडी लेने में, ना कि क्वालिफाइंग एसेट पे, तो एक्सपेंडिचर नहीं करा। ठीक है, क्या पेरेंट कंपनी के पास कोई लोन है, ऑफ कोर्स लोन तो है, बट इसने बोरिंग कॉस्ट इंकर करी, बट कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, तो एसएफएस में हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अब बात आती है सीएफएस की, जो इंपॉर्टेंट है। सीएफएस मतलब पूरी कंपनी एक है,
जो भी चाहे सब्सिडरी ए हो, बी हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट, फाइनेंस या पेरेंट कंपनी, वो एक पूरा ग्रुप है। तो पूरे ग्रुप में क्या होगा, पूरे ग्रुप के पास एक बोरोइंग्स भी है, पूरे ग्रुप के पास एक क्वालिफाइंग एसिड भी है जिसपे खर्चा हुआ है, और पूरे ग्रुप में एक्टिविटीज भी अंडरटेकिंग कर दी है, स्टार्ट कर दी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। तो बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज होगी, लेकिन कितनी, लेट्स सी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी कैपिटलाइज होगी बोरिंग कॉस्ट, उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारे क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा कितना होगा। कंस्ट्रक्शन पेरेंट कंपनी ने कोई खर्चा नहीं करा, फाइनेंस कंपनी ने कोई खर्चा नहीं करा क्वालिफाइंग एसेट पे। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 10 लाख रुपए एक्सपेंस करा है ऑन क्वालिफाइंग एसेट, तो 10 लाख रुपए का खर्चा इस यहाँ पे हुआ है। रियल एस्टेट कंपनी जो अपनी ये वाली है रियल एस्टेट कंपनी, इसने कितना खर्चा करा है, 15,40,000 का। बट इस 15,40,000 में 10% का प्रॉफिट है जो इंटरनल प्रॉफिट है, जिसको हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि ये इसने कंस्ट्रक्शन कंपनी को पे करा है। हुआ क्या, रियल एस्टेट कंपनी ने 15,40,000 का खर्चा करके कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहा कि तुम एसेट को कंस्ट्रक्ट करो। कंस्ट्रक्शन वर्क करता है कंस्ट्रक्शन कंपनी, और कंस्ट्रक्शन अमाउंट इनवॉइस टू रियल एस्टेट कंपनी इंक्लूडेड 10% प्रॉफिट मार्जिन। जब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको इनवॉइस इशू करा तो इस पर 10% का प्रॉफिट जोड़ दिया, यानी ये जो 15,40,000 है इसमें 10% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो वो प्रॉफिट एलिमेंट हमें हटाना पड़ेगा। तो 15,40,000 डिवाइडेड बाई 110% अगर हम करेंगे तो 14 लाख रुपीज की अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट हटा के। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 10 + 14 24 लाख रुपए का हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना होगा एक कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, जो भी बोरिंग्स है जनरल बोरिंग्स है। टोटल 2 बोरिंग्स है क्वेश्चन में, वैसे तो 3 है बट हम 2 लेंगे, रीजन बीइंग सबसे पहले तो एक रियल एस्टेट की बोरिंग है, 10 लाख की बोरिंग्स है, 7% का रेट है इसका। ठीक है, तो 10 लाख पे 7%, 70,000 का इंटरेस्ट रेट हुआ। 10 लाख के इसका ये है, इंटरेस्ट अपॉन में लोन कर दिया हमने। फिर यहाँ पे फाइनेंस कंपनी ने एक 20 लाख रुपए लिया है 7% पे, तो इसका हो गया 1,40,000 का इंटरेस्ट और 20 लाख का लोन। तो कैपिटलाइजेशन रेट 7% ही आएगा, क्योंकि दोनों लोन हमारे 7% है, एवरेज 7% बैठी। फाइनेंस कंपनी ने एक पेरेंट कंपनी को लोन इशू कर रखा है 8% का, बट इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इंटरनल ही लोन इसने ट्रांसफर कर रहा है, ये कोई एक्सटर्नल लोन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लोन नहीं है। तो 2 लोन है अपने पास, 10 लाख और 20 लाख के, उसकी ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अपॉन में लोन करके हम निकाल देते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, 7% का कैपिटलाइजेशन रेट आ गया, इतना हमारा 24 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ है इस एसेट पे। तो 24 लाख इंटू में 7%, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगी 1,68,000। ठीक है, तो हमने बोरिंग कॉस्ट निकाल दी। क्या हुआ, पेरेंट कंपनी एसएफएस में तो कुछ नहीं करेगी, बट सीएफएस में 1.68 लाख, 1,68,000 रुपये करेगी। फाइनेंस कंपनी कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेगी क्योंकि इसके पास कोई एक्सपेंडिचर नहीं है इसने। कंस्ट्रक्शन भी नहीं करेगी क्योंकि इसके पास बोरिंग कॉस्ट ही नहीं है। रियल एस्टेट कंपनी करेगी कैपिटलाइज, कितना, 70,000 रुपये की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देगी, क्योंकि इसके पास तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। फटाफट से आईसीए का सॉल्यूशन देखते हैं। फॉलोइंग इज अ ट्रीटमेंट एज पर इंडियस 23। सबसे पहले फाइनेंस कंपनी की बात कर रहा है। नो एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हैव बीन इनकर्ड, सो फाइनेंस कंपनी कैन नॉट कैपिटलाइज एनीथिंग। फाइनेंस कंपनी के बारे में कहा है कि इसने कोई एक्सपेंडिचर नहीं करा, तो वही हमने कहा कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं करा तो ये कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेगी। रियल एस्टेट कहता है टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रियल एस्टेट इज 70,000, यानी 10 लाख पे 7%। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट एक्सीड टोटल बोरिंग, सो द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। तो पूरा का पूरा 70,000 कैपिटलाइज हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी, नो इंटरेस्ट एक्सपेंस हैज बीन इंकर्ड, सो कंस्ट्रक्शन कंपनी कैन नॉट कैपिटलाइज। कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी कोई इंटरेस्ट, कोई बोरिंग कॉस्ट है नहीं, तो कैपिटलाइज नहीं करेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी, इस सॉल्यूशन में इन्होंने एसएफएस की बात नहीं करी पेरेंट कंपनी की, बट एसएफएस में हम देख चुके हैं कि नहीं करेंगे। बट कंसोलिडेटेड में क्या कहता है, टोटल जर्नल बोरिंग्स है इसके पास 10 लाख और 20 लाख की, यानी 30 लाख रुपए की तो बोरिंग्स है। ठीक है, 10 लाख रुपए कौन सी, जो हमने रियल एस्टेट कंपनी की है, और 20 लाख जो फाइनेंस कंपनी की है। 20 लाख फाइनेंस कंपनी की है और 10 लाख इसने दे रखी है रियल एस्टेट कंपनी की, बोरिंग्स है 10 लाख की। Although parent company used proceeds from loan to acquire a subsidiary, this loan cannot be excluded from the pool of general borrowings. अब क्या कहता है, जो फाइनेंस कंपनी ने लोन लिया था 20 लाख का, उसको उसने दे दिया था पेरेंट कंपनी को, और पेरेंट कंपनी ने वो एक सब्सिडरी एक्वायर करने में करा था, न्यू सब्सिडरी लेने में, बट क्वालिफाइंग एसेट पे नहीं करा था। तो क्या ये 20 लाख रुपए क्वालिफाइंग एसेट के इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने में लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे तो ले रहे हैं। तो कहता है कि पेरेंट कंपनी ने प्रोसीड लिया है सब्सिडरी में,
बट इस लोन को हम एक जनरल बोरिंग्स के पूल से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम जनरल बोरिंग्स देते हैं, कोई स्पेसिफिक बोरिंग्स दे नहीं रखी, जनरल बोरिंग्स मतलब पूरे ग्रुप की सारी बोरिंग्स, भले ही वो खर्चा जहां मर्जी कर रहे हो उसको हम लेंगे। तो यही लाइन यहाँ पे दी है। टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 30 लाख का लोन है, 7% तो 2,10,000 का इंटरेस्ट हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ रियल एस्टेट का, एक मिनट, प्रॉफिट मार्जिन चार्ज बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी इज टू बी एलिमिनेटेड, यानी 14 लाख का ये आया, 10 लाख का ये आया, इन्होंने एक 15,40,000 डिवाइड बाई 110% करा, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 24 लाख का, कैपिटलाइजेशन रेट 7% है, तो क्या 1,68,000 की हम कैपिटलाइज कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इन द ग्रुप आर हायर देन द बोरिंग कॉस्ट, total interest expenditure of the group are higher than the borrowing cost eligible for capitalization calculated based on the actual expenditures incurred on the qualifying asset, therefore only 1,68,000 can be capitalized। क्या कह रही है, total interest expenditure of the group are higher than the borrowing cost eligible for capitalization calculated based on the actual expenditure incurred on the qualifying assets, यानी कह रहे कि 1,68,000 कर दो, बट टोटल ग्रुप का एक्सपेंडिचर कितना है 2,10,000 का, तो यानी 2,10,000 से ज्यादा तो हम कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते। अगर ये 1,68,000 की जगह कुछ 2,10,000 से ऊपर आता तो हम सिर्फ 2,10,000 ही कैपिटलाइज कर सकते थे, बट इस केस में कम है तो 168 पूरा हम कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब समझ लो, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया होता पूरे क्या कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट पे, और कहो कि 7% की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो, तो 1 करोड़ पे 7% कितना हो बैठा, 7 लाख रुपए की हमारी आ जाती बोरिंग कॉस्ट, और क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं 7 लाख को कैपिटलाइज कर दो, बट टोटल बोरिंग कॉस्ट ही इसकी 2,10,000 है, तो क्या 2,10,000 से ज्यादा कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक लाइन दी है कि टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हायर है, यानी कि 2,10,000 हायर है देन द बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल, यानी 1.68 की, तो इसको हम कर सकते हैं। क्वेश्चन खत्म, डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Examine how will you capitalize the interest when qualifying assets are funded by borrowings in the nature of bonds that are issued at discount। एक बॉन्ड है जो हमने डिस्काउंट पे इशू करे है, while immediate issued at the start of the year 1, 10% interest paid annually and having maturity period of 4 years, bonds with a face value of 2 lakh rupees at a discount of 10% to finance a qualifying asset which is ready for intended use at the end of year 2। क्या कह रहा है, ईयर 1 की स्टार्टिंग में एक हमने बॉन्ड्स इशू करे है 2 लाख रुपए की, जिसका इंटरेस्ट या कूपन रेट है 10%, और उसको हमने 10% की डिस्काउंट पे दिया है, 4 साल की उसकी मेच्योरिटी पीरियड है। लोन हमने क्यों लिया है, क्वालिफाइंग एसिड पे खर्चा करने के लिए, और उसका इंटेंडेड इज रेडी हो जाएगा ईयर 2 के एंड में, यानी 2 साल का खर्चा हम डालेंगे क्वालिफाइंग एसिड में, कैपिटलाइज करेंगे, और एज पर इंडिया 23 जब भी उस क्वालिफाइंग एसिड पे जो भी हमारा काम है, कंस्ट्रक्शन है या जो भी है इंटेंडेड रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हो जाता है, उसके बाद से हम कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे, तो ईयर 3 एंड ईयर 4 का जो भी एक्सपेंस है वो जाएगा पीएनएल में। ठीक है, compute the amount of borrowing cost to be capitalized if the company amortized discount using effective interest rate method by applying 13.39 per annum। ठीक है, एक हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे रखे 13.39 का, और बोरिंग कॉस्ट निकालने को कह रहा है। ठीक है, देखो 2 लाख रुपए का लोन, 2 लाख रुपए एक तरह से लोन है, बॉन्ड है, बट इसको हमने 10% के डिस्काउंट पे दिया, यानी 2 लाख का 10%, 20,000 का डिस्काउंट हमें दे दिया, तो कंपनी को जो मिला है वो तो मिला है 1,80,000 रुपए की अमाउंट उसे मिली है। ठीक है, 1,80,000 पे वो कह रहा है कि 13.39 पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, तो एक अमोर्टाइजेशन टेबल बना देंगे यहाँ पे हम। क्या कहता है, 1,80,000 का ओपनिंग बैलेंस है, इस पे 13.39 का इंटरेस्ट ईयर 1 पे लगेगा, यानी 24,102 का इंटरेस्ट लगेगा, ये लगेगा एट द रेट ऑफ 13.39। तो टोटल कितना आ गया बुक्स में, 1,80,000 प्लस 24,102, टोटल हमारे पास आउटस्टैंडिंग आ गया लोन का 2,04,102। 1,80,000 में हमने लिए, उस पर हम इतना इंटरेस्ट देंगे क्योंकि डिस्काउंट को अमोर्टाइज करेंगे, तो एक 10% का वैसे तो है हमारा ये लोन, बट हम कंपनी बुक करिए 13.39, क्योंकि इस डिस्काउंट को भी इसमें करके, ये वैसे तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट के डीप में नहीं जा रहे, बस ईआईआर दे रखा है क्वेश्चन में, तो इस अमाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया 2,04,102 का। बट जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी अपने जो जिनको भी बॉन्ड इशू करे उनको क्या करेगी, 2 लाख पे 10% ही देगी, उनको ईआईआर से क्या मतलब, उनको बताएगा कि तुम्हें 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 लाख पे 10% कंपनी 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर देगी। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा हमारे पास लोन का ईयर 1 के एंड में,
2,04,102 माइनस में 20,000, 1,84,102। ठीक है, ईयर 1 में तो 24,102 की अमाउंट को हम कर देंगे कैपिटलाइज एज पर इंड 23, ये क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगी। ईयर 2 में क्या होगा, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 1,84,102, इस पे फिर से 13.39% का इंटरेस्ट लगेगा, 13.39%, ये आ जाएगा 24,651। इस अमाउंट को फिर हम कैपिटलाइज कर देंगे अपने क्वालिफाइंग एसेट में, बट कंपनी जो इंटरेस्ट एक्चुअल में पे करेगी वो तो 20,000 ही पे करेगी, तो दिस प्लस दिस माइनस 20,000, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके आगे ईयर 3 एंड 4 की कैलकुलेशन जरूरी नहीं है करनी, क्योंकि उसके बाद हम कैपिटलाइज करेंगे ही नहीं, वो जो 3 और 4 की अमाउंट है उसको हम डाल देंगे पीएनएल में। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी कैपिटलाइज हुई, वही हुई 24,651, प्लस में ये ईयर 2 की है और 24,102 ईयर 1 की, तो 48,753 अमाउंट को हम कर देंगे कैपिटलाइज। फटाफट से ऐसे का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 7 मतलब सोल्यूशन 7, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, एज पर स्टैंडर्ड बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड एक्सपेंस कैलकुलेटेड यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, यानी जो EIR मेथड है, EI रेट हमें दे रखा है वो यूज कर सकते हैं। फर्दर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज वेयर सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज necessary to prepare the qualifying assets for intended use or sale are complete. Thus, only that portion of the amortized discount should be capitalized as part of the cost of a qualifying asset which relate to the period during which the acquisition or construction of the production of the asset take place. यानी वही कह रहा है, ईयर 1 और 2 का लेगा जब तक उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब तक रेडी नहीं हो जाता, ईयर 3 और 4 को पीएनएल में डालेंगे। Hence, based on the above explanation, amount of borrowing cost year 1 to 2 are to be capitalized and borrowing cost 3 to should be expensed. अब कितनी क्वांटम है हमारी बोरिंग की, क्या कहते हैं, 2 लाख में से 10% का डिस्काउंट है तो 1,80,000 रुपये आया, तो रिकॉग्नाइज बोरिंग करेगा 1,80,000 रुपये के। इफेक्टिव रेट 13.39 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे क्या करा हमने, ईयर 1 2 में ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले 1,80,000 का था हमारे पास, इस पर 13.39 की इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, इतना इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज होगा 24,102 का टोटल आया, उसमें से इंटरेस्ट हमने एक्चुअल में जो पे करा है 10% ऑन 2 लाख रुपीज 20,000 का पे करा, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, हुआ क्या, 1,80,000 में 24,102 प्लस करा तो ये अमाउंट आ गई टोटल, इसमें से 20,000 माइनस करके हमारे पास ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ईयर 1 के एंड में। तो ईयर 1 के एंड में ये ईयर 2 का ओपनिंग बना, इसमें हमने इंटरेस्ट लगाया पूरा 24,651 13.39 के हिसाब से, तो ये हमारे पास टोटल आ गया। इसमें से इंटरेस्ट पे हमने एक्चुअल में तो 20,000 ही दी है जिनको भी हमने बॉन्ड इशू करे, और इतनी हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अकॉर्डिंगली 48,753 हो गए कैपिटलाइज। इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें जान। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Nickel Limited has obtained a term loan of 620 lakhs for a complete renovation and modernization of its factory on 1st of April 2001. Plant and machinery was acquired under the modernization scheme and installation was completed on 30th of April 2002. ठीक है। An expenditure of 510 lakhs was incurred on installation of plant and machinery. 54 lakh has been advanced to suppliers for additional assets acquired on 25th of April 2001, which were also installed on 30th of April 2002, and the balance loan of 56 lakh has been used for working capital purpose. Management of Nickel Limited considered 12 months period as a substantial period of time to get the asset ready for its intended use. क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले तो एक लोन है हमारे पास, कितना 620 लाख का लोन दे रखा है, इसमें से ये हमने 1 अप्रैल को लिया और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया है, कंप्लीट करना है रेनोवेशन का काम और मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री, तो स्पेसिफिक पर्पस है। प्लांट एंड मशीनरी इस काम के लिए अंडर दिस स्कीम वाज कंप्लीटेड ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2002। ये मानता है कि 12 महीने का सब्सटेंशियल पीरियड है, तो 12 महीने से ज़्यादा ही लगेगा, 1 अप्रैल 1 से 31 मार्च 2002 और 1 महीना और, तो 13 मंथ्स लगे हैं। इस 620 में से सबसे पहले तो इसने 510 लाख रुपए खर्च कर दिए मशीन में, 54 लाख कर दिए सप्लायर्स को एडवांस देने में जो 25 अप्रैल 2001 को ली थी, और उसके बाद रिमेनिंग 56 लाख इसने लगा दिए वर्किंग कैपिटल में। करा गया इसने 510 प्लस 54 प्लस 56 पूरा 620 लाख का लोन यहाँ पे इसने यूज़ कर दिया। ये करा मशीन में, ये भी किसी एसेट के लिए इसने एडवांस दिया है फॉर एडिशनल एसेट्स, यानी उसी प्रोजेक्ट के लिए एडिशनल एसेट्स, बट ये 56 लाख इसने लगा दिए वर्किंग कैपिटल में। तो ये दो तो अपने क्वालिफाइंग एसेट है, बट वर्किंग कैपिटल थोड़ा इसका काम है, तो वर्किंग कैपिटल एक जनरल पर्पस है,
तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो 56 लाख का जो भी इंटरेस्ट है इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, इट इज़ नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। बाकी दो क्वालिफाइंग एसेट है और सब्सटेंशियल पीरियड भी है, 12 महीने से ज़्यादा लग रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे ये कहता है द कंपनी हैज़ पेड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 68.20 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001 एंड 2। इसने जो लोन लिया था वो लिया था 1 अप्रैल 2001 में और 31 मार्च 2002 तक इसने इंटरेस्ट पे कर दिया है 68.20 लाख का। 620 लाख का लोन है, इंटरेस्ट पे कर दिया है 68.20 लाख। अगर हम परसेंटेज देखें कितने परसेंट का लोन है ये, तो ये हो गया 68.20 इंटरेस्ट अपॉन में लोन 620, ये आ जाता है 11% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 11%। ठीक है, अब क्या कहता है ऑन द दिस द अकाउंटेंट सीक योर एडवाइस हाउ टू अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट पेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले कितना इंटरेस्ट को हम कैसे अकाउंट करें। दूसरा, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द होल प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड बाय 28 फरवरी 2002। सबसे पहले तो इसी को आंसर कर देते हैं कि अगर 28 फरवरी 2002 तक ही काम खत्म हो जाता, यानी 1 अप्रैल को हमने लोन लिया था, काम स्टार्ट करा था 1 अप्रैल 2001 और 12 महीने से पहले यानी 11 मंथ्स होते हैं यहाँ पे पूरे, यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा काम, तो कंपनी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंपनी मानती है 12 कंसिडर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स तो मिनिमम है ही सब्सटेंशियल पीरियड, और इंडेक्स 23 कहता है क्वालिफाइंग एसिड होने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल नहीं लग रहा, तो ऑफकोर्स आंसर डिफरेंट हो जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट अपनी कैपिटलाइज नहीं होगी, बोरिंग कॉस्ट और ये सब कुछ चली जाएगी पीएनएल में। बाकी ये कंपनी पे है, कंपनी शॉर्टर पीरियड को भी मान सकती है क्योंकि इंडेक्स 23 नहीं कहता कि 12 महीने लो, बट अगर कंपनी मानती है 12 महीने और 28 फरवरी 11 महीने में ही पूरा हो जाए तो पीएनएल में जाएगी सारी अमाउंट, कोई कैपिटलाइज नहीं होगा। अब दूसरा, कितनी अमाउंट कैपिटलाइज होगी, अपने आंसर 1 को हम देखते हैं। देखो भाई 11% का इंटरेस्ट रेट है कंपनी पे, ठीक है, इसमें 620 का लोन है, 510 54 और ये इसने करा है, 510 की इसने अमाउंट करी है, 1 अप्रैल को ही खर्चा कर दिया इसने, दे नहीं रखी तो हम ज्यूम कर लेते 1 अप्रैल को ही। 54 का इसने खर्चा करा है 25 अप्रैल को और ये 56 का करा है। देखिए यार 510 पे 11% का इंटरेस्ट लगेगा, 56.1 को हम कैपिटलाइज करेंगे, 54 पे भी 11% को हम कैपिटलाइज करेंगे 5.94, ठीक है, तो 56.1 प्लस 5.94 टोटल आ गई 62.04 अमाउंट को हम कर देंगे कैपिटलाइज। जो वर्किंग कैपिटल पे 56 है, 56 रुपीज 56 लाख जो हमने खर्च करे हैं, इसका जो इंटरेस्ट बनेगा इंटू में 11 लाख यानी 6.16, ये जाएगा पीएनएल में और ये जाएगा क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज होने। ठीक है, ये जो डेट्स यहाँ पे मैंने लिखी है 25 अप्रैल 1 अप्रैल कि कौन से दिन पे खर्चा हुआ है, ये इररिलेवेंट है। रीजन मीन ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए लोन है, स्पेसिफिक बोरिंग है। स्पेसिफिक बोरिंग में फुल ईयर का या फुल पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, ना कि जिस दिन में खर्चा हुआ है। वो हम जनरल बोरिंग्स में करते हैं डेट्स देख के कि इस दिन खर्चा हुआ है तो इतने महीने के लिए हम कैपिटलाइज करेंगे, नहीं तो नहीं, स्पेसिफिक में पूरा होता है। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, खत्म है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर पढ़ते हैं और खत्म करते हैं ये चैप्टर। As per India's stage, borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset form part of the cost of that asset. ठीक है, बोरिंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट करती है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन में, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। अदर बोरिंग कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। Where a qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale। वही थ्योरी का ज्ञान दिया यहाँ पे। फिर कहता है अकॉर्डिंगली द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ 68.2 लाख अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2001 एंड 2 वुड बी एज फॉलोज। जो भी ये 68.2 का इंटरेस्ट, ये तो क्वेश्चन ही हमें दे रखे है ना, पूरे साल में इतना हुआ है, ये 31 मार्च 2 तक ही करा है, जो 1 अप्रैल का अलग से है वो हमने यहाँ पे नहीं करा, यानी 30 अप्रैल को तो हुआ है ना, ये सिर्फ हमने 31 मार्च 2002 तक के पीरियड का लिया है इंटरेस्ट। क्या कहता है, 3 एसेट्स मतलब 3 खर्चे हुए हैं इसमें। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर हमने एडवांस दिया सप्लायर्स को एडिशनल एसेट के लिए, वर्किंग कैपिटल। तो क्या ये सब क्वालिफाइंग एसेट है? पहले दो तो है, बट थर्ड वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो इसकी अमाउंट पे हम 6.16 को हम डाल देंगे पीएनएल में, इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल 6.16, इतना ही अपना आया था 6.16। दूसरा हमने निकाला है 62.04 जो हम कैपिटलाइज जाएगा 62.04, इसका ब्रेकअप यहाँ पे दिया है। 510 का खर्चा हुआ था, 54 का खर्चा हुआ था, 68.2 का इंटरेस्ट था, 620 का लोन था, तो ये दिस डिवाइड बाय दिस 11% आ जाएगा इंटू 510 करके ये कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, 56.10 5.94, 56.10 5.94, ये तो हो गया हमारा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड कहता है व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी, यानी विद इन 11 मंथ्स में ही हो गई।
When the process of renovation gets completed in less than 12 months, the plant and machinery and the additional asset will not be considered as a qualifying asset until and unless the entity specifically considered that asset took substantial period for completing their construction. According, the whole interest will be charged off to P&L. ये क्या कहता है ब्रैकेट में जो है, until and unless the entity specifically considered that the asset took substantial period for completing their construction. यानी अगर एंटिटी कहे कि जो 11 मंथ्स है ये भी एक सब्सटेंशियल पीरियड है हमारे लिए, तो हम इसको क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर कर लेंगे और उस अमाउंट को कैपिटलाइज कर देंगे. मतलब कंपनी ही कह रही है कि 12 महीने है तो 12 महीने ही लो, खत्म कहानी, उसको P&L में डाल दो. इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. ईजी चैप्टर है. इंड AS 23 बोरिंग कॉस्ट.